नमस्कार, सूरज सिंह, फरीदाबाद, भारत सिविल इंजीनियर। इन उन्हीं वीडियो की लाइन में मैं वीडियो दे रहा हूँ। सब्जेक्ट दूसरा है चुनाव के बारे में, देश के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, क्या हो रहा है देश में, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, नहीं पता। मुझे तो नहीं पता हम किधर जा रहे हैं। आपको पता हो तो प्लीज मुझे बता देना। समाचार अजीब से आ रहे हैं। आज लोग चुनाव हो रहा है, कुछ दिन से अजीब अजीब समाचार आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये समाचार तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के न्यायालय में सबसे ऊपर वाले जज, मुख्य न्यायाधीश भारत के, वहां तक पहुंच चुके हैं, वो भी चुनाव के समय। ऐसा देश हो चुका है आज की तारीख में, विश्वास नहीं किया जा सकता। चुनाव का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि समझ नहीं आ रहा ये चुनाव है, कोई फेस्टिवल है, ये क्या कोई फ्रेमिंग चल रहा है, कोई फैब्रिकेशन चल रहा है देश के ऊपर। क्या हो रहा है, छीना झपटी हो रही है, गाली गुप्तार हो रही है, एक दूसरे की बुराइयां हो रही हैं। उसकी बुराई वो कर रहा है और उसकी बुराई वो कर रहा है, लेकिन देश के बारे में कोई भी चिंतित नहीं है। दुख होता है इस बात का मुझे सुन के। इतनी स्पीचें, इतनी रैली, इतना सब कुछ चल रहा है, किस लिए चल रहा है शायद चलाने वाले भी नहीं जानते। उनकी एक ही मंजिल है, किसी भी प्रकार से हमें सीट जीतनी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। उसके लिए हमें चाहे कोई क्राइम करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पब्लिक को गुमराह करना पड़े, पब्लिक को बेवकूफ बनाना पड़े, पब्लिक को कुछ भी बोल दो, पब्लिक मान लेगी आपकी बात को। कुछ लोग प्रधानमंत्री की पोजीशन में ये बहन के यह बैठकर सोच चुके हैं। आज इतना डर पैदा हो गया है कि न्यायालय डर रहा है, भारत का न्यायाधीश डर रहा है, मुख्य न्यायाधीश डर रहा है, कह रहा है कि न्यायालय खतरे में है, भारत की जुडिशरी खतरे में है। इससे बड़ा और क्या वाक्य हो सकता है इस देश में। कुछ साल पहले 4 जज बाहर आए थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वही बात कही थी कि लोकतंत्र खतरे में। उस टाइम तो कहा गया था जी कांग्रेस वालों ने कराया है, इसने कराया है। आज कौन कर रहा है ये? चीफ जस्टिस ऑफ भारत, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने, कोई लड़की ने आरोप लगाया है उनके ऊपर, किसी महिला ने। अरे भाई, आरोप लगाया है, क्या ये बात मान सकता है कोई? मुख्य न्यायाधीश साहब कहते हैं मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, कोई मैं इसका जवाब भी नहीं देना चाहता। सही बात है, आप जवाब मत दीजिए, हम मांग नहीं रहे जवाब से, हम चाहते भी नहीं आप जवाब दें, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट ने इतनी एम्पावरमेंट दे दी है वुमेन को तो एक्सेस हो गई है इस विषय के ऊपर। हर हर कानून का व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति वुमेन की बात को मान लेता है, महिला की बात को एकदम मान लेता है। लेकिन अब तो आपके ऊपर आ गई है साहब, सबसे बड़े जज हैं आप देश के, और आपके ऊपर किसकी हिम्मत होगी कि ऐसी बात कर दे? मतलब साफ है कि किसी भी एक व्यक्ति की, एक महिला की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो सारे जजों को लिख दे, सुप्रीम कोर्ट वालों को, कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे भैया, आप आपके साथ मान लीजिए अगर ऐसा हुआ भी था तो सब जजों को लिखने की क्या आवश्यकता थी? आप जैसे जाते हैं कोर्ट में, एप्लीकेशन फाइल कर दिया, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दीजिए। ये सब एक ड्रामा करने की क्या आवश्यकता है? चुनाव चल रहा है, आप जानते हैं सारे लोग, प्रधानमंत्री की हालत अच्छी नहीं है, हम ये भी जानते हैं। बीजेपी की पार्टी की हालत चुनाव में इतनी अच्छी नहीं, हम ये भी जानते हैं। तो वो ये भी जानते हैं कि आने वाले समय में रफाल भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, केस लगने वाला है उसका भी। और राम मंदिर की बात तो गुम हो गई। राम मंदिर तो उनके लिए हथियार था वोट जीतने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बंद कर दिया एक डायरेक्ट ऑर्डर से कि एक कमेटी बना दी गई है, जाइए इसके लिए आपस में मिलजुल के फैसला कीजिए। वो कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक में नहीं आएगी, जर्नलिस्ट के पास नहीं हाथ लगेगी। ये दुख है भारत सरकार को, ये दुख है भारतीय जनता पार्टी को, ये दुख है हमारे माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मोदी को, कि वो जो एक इश्यू था, एक बात की जा सकती थी जिसके ऊपर, राम मंदिर के बारे में, वो चुनाव से ऐसे गायब हो गया कि कोई जानता भी नहीं कि वो इश्यू था या नहीं था। क्योंकि उस इशू के ऊपर वो हिंदू मुसलमान की क्रिएशन कर सकते थे, उनकी बहस के डिजाइन हो सकते थे, एक दूसरे पे गाली गुत्तार की जा सकती थी, वो चुनाव का मुद्दा एक अच्छी तरह बन सकता था। वो गायब हो गया। राफेल का उन्होंने जिस तरह क्लेम किया कि देखिए हमको सुप्रीम कोर्ट ने चिट दे दिया साफ कि हमने कोई कसूर नहीं किया इसमें, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा इसमें, हम पाक साफ हैं। उस समय तो बहुत अच्छा कहा गया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया है, और आज वही सुप्रीम कोर्ट उस बात को पुनर्विचार के लिए लेता है तो आपको तकलीफ होती है, क्योंकि आपने उस टाइम झूठ बोल के वो सुप्रीम कोर्ट से डिसमिसल कराया था उस याचिका का।
आज वही चीज आपके ऊपर दोबारा आ रही है, वही तलवार बीजेपी और प्रधानमंत्री साहब की गर्दन पे फिर लटक रही है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है ना। तो क्या किया जाए, ऐसे चक्रव्यूह चलाया जाए, किसी लड़की को बीच में लाके, किसी औरत को बीच में लाके, कि उनकी ऊपर पहुंच जाए आग मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, क्योंकि उन्हीं से आपको डर है। मुख्य न्यायाधीश साहब वो खुद कह रहे हैं कि कुछ अगले हफ्ते में आने वाले समय में केस लगने वाले हैं कुछ, और वो केस सरकार के ही खिलाफ लग रहे हैं, सब समझते हैं इस बात को, बारीकी में बताने की जरूरत नहीं है। अगर मुख्य न्यायाधीश साहब कह रहे हैं ऐसा देश के ऐसे केस लगने वाले हैं जिससे प्रॉब्लम हो सकती है उनको, मतलब साफ है वो रफाल के केस की बात कर रहे होंगे। और कौन सा केस हो सकता है आज की तारीख में, उस केस से डर है उनको, इसलिए वो कहते हैं जी इस व्यक्ति को जो मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठा है उसी को साफ कर दिया जाए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बढ़िया विचार, सत्यवादी विचार, हरिश्चंद्र का विचार, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि अजी उस व्यक्ति को हटा दो, बात खत्म। ना रहेगा बांस, ना क्या बोलते हैं, ना रहेगा सांप, जो भी होता है, खैर आपको समझ लीजिए। ऐसा विचार चुनाव जीतने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मोदी ही कर सकते हैं। इतना अच्छा सुंदर विचार जिसका तारीफ करनी चाहिए कि वाह क्या डिजाइन है, क्या प्लॉट है, क्या फैब्रिकेशन है, क्या फिल्म है, वाह जी वाह। एक चुनाव जीतने के लिए सिर्फ, मतलब आप इतने हद के ऊपर जा सकते हैं, एक चुनाव जीतने के लिए आप चाहते हैं जो कुछ मेरी सुनो बस, किसी और की मत सुनो। अगर एक न्यायाधीश कहता है भारत का मुख्य न्यायाधीश की डेमोक्रेसी, ये चुनाव, ये आपका जुडिशरी खतरे में, न्याय इंस्टीट्यूशन, न्याय संस्थान खतरे में है, इसका क्या मतलब है। छोटा आदमी तो नहीं है वो, प्रधानमंत्री के बड़े लेवल का आदमी है, बल्कि उसके बराबर तो है ही। हम प्रधानमंत्री की बात तो मान लेते हैं, जो वो कहता है कि मैं ये करूंगा, ये वो करूंगा, ऐसा हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है, कि कांग्रेस मेरे दुश्मन है, कि वो मेरे दुश्मन है, सब भगत बन जाते हैं। प्रधानमंत्री महोदय के बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं, इतना युवा लोग भगत बन जाता है। और उसी के बराबर का आदमी है, बल्कि उससे कहा जाए तो उससे ऊपर का आदमी इस देश का अगर कहता है कि आज न्यायपालिका खतरे में है, तो इस बात को वो भगत क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं समझते वो राजनीतिक नेता, क्यों नहीं समझते दूसरे नेता, भारतीय जनता इस बात को समझती क्यों नहीं है कि अगर न्याय खतरे में है, डेमोक्रेसी तो पहले ही खतरे में है, लोकतंत्र तो पहले ही खतरे में है, ईवीएम पूजा हो रही है, ईवीएम का यूज हो रहा है, हम सब जानते हैं, हमारी आंखें, नाक, कान, दिमाग सब देख रहा है, लेकिन हम ऐसी कम्युनिटी है देश की कि हम डरते हैं। हम किस बात से डरते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम डरते हैं। हम डर का कारण भी नहीं जानते, लेकिन हम डरते हैं। इतना इतना झुक चुका है हमारा संसार भारत का, इतना दिमाग से गिर चुका है, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट से गिर चुका है कि हम बोलने से कतराते हैं। अरे यहाँ इतना डर चल रहा है चुनाव, बल्कि मैं तो कहूँगा ये चुनाव ही नहीं है, ये चोर बाजारी है, ये लूट मार है, ये डकैती है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये मर्डोक्रेसी है। ये पब्लिक बेवकूफ बन रही है, नेता बेवकूफ बना रहे हैं और पब्लिक बने जा रही है, पता नहीं किस लिए, मैं नहीं जानता। सिर्फ एमपी के इलेक्शन से एक सरकार बनाने ही उनका ऑब्जेक्टिव है, इसके अलावा कुछ नहीं, और वो भी हमेशा के लिए नहीं है, 5 साल के लिए है। इतना सा ऑब्जेक्टिव लेके हम चल रहे हैं, प्रधानमंत्री चल रहे हैं, पब्लिक चल रही है, राजनीतिक नेता चल रहे हैं, राजनीतिक दल चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। किस लिए चल रहे हैं शायद किसी को नहीं मालूम। एक भेड़ चाल होती है, जानवरों की चाल होती है, वो भागे जाते हैं, भागे जाते हैं, सड़क पे गाड़ियां भागी जाती हैं, मंजिल का किसी को पता नहीं, अंत में एक समुद्र आता है और उसमें सब गिर जाते हैं। क्या हमारा देश उस समुद्र की तरफ, उस सागर की तरफ जा रहा है जहां सबको डूबना ही पड़ेगा? आजादी लेके आए अंग्रेजों से, छीना देश औरों से, मर गए लाखों, कट गए लाखों, शांति में भी मिली, अशांति में मिली, जैसे भी मिली। जो हाथ में चीज होती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। आज हमारे देश में आजाद देश है, स्वतंत्र देश है, और हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं पहले फोरफादर्स हैं, उनके पास स्वतंत्र देश नहीं था। उन्होंने संघर्ष किया था, लड़ाइयाँ की थी, जूतियाँ खाई थी, लाठियाँ खाई थी, उनके क्रूरता के कार्यक्रम सहे थे अंग्रेजों के, उससे पहले दूसरों के सहे थे। उन लोगों को तो मालूम था कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, आज़ादी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम किसे कहते हैं।
जब पेट में रोटी खाने को नहीं पूरा भरती थी, कपड़े पहनने को नहीं मिलते थे, स्कूल जाने को नहीं मिलते थे, कॉलेजेस नहीं थे, यूनिवर्सिटीज नहीं थी, सड़क पे जाने नहीं दिया जाता था, ट्रेनों में सफर नहीं करने दिया जाता था, कुछ भी नहीं करने दिया जाता, डंडे मार मार के ठीक किया जाता था, आपसे टैक्स वसूल किए जाते थे। वो समय याद उन्हीं को था जो इस देश को छोड़ के अब तक जा भी चुके होंगे आप 0.5% लोग होंगे, उनको कौन पूछता है। आज का युवा, आज का 50 साल के आसपास का आदमी वो नहीं जानता कि आज़ादी का क्या मतलब होता है और स्वतंत्र और गुलामी किसे कहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखी नहीं देखी उन्होंने। सब सोचते हैं अब बड़ा आसान था, बनी बनाई मिल गई, बनी बनाई मिल गई, इस चीज की वैल्यू नहीं होती। हमें बनी बनाई आजादी मिल गई, बना बनाया देश मिल गया, नखरे में आ गए हम, पता नहीं क्या समझने लग गए हम। नशा एक होता है शराब का, एक नशा होता है ड्रग का, एक नशा होता है फ्री की चीज का। फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है, आज वही हाल है, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं है। हमें फ्री में देश मिला हुआ है, आजाद देश, फ्री में लोकतंत्र मिला हुआ था, फ्री में न्यायालय मिला हुआ था, सब कुछ फ्री में था, उसकी वैल्यू नहीं है। हमने किया जो कुछ किया, पहले कुछ था नहीं। कहते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, पहले तो कुछ था ही नहीं। 1947 कभी आया नहीं था, 1857 कभी आया नहीं था। जो कुछ आया 2014 के बाद में आया। 2014 में इस देश ने जन्म लिया, सही कहिए तो इस विश्व ने जन्म लिया, उसके पहले मरे हुए थे सब, कुछ नहीं था। सही बात है, कुछ नहीं था, आपने सब कुछ किया, आप ही भगवान हैं, आपने सृष्टि बनाई, आपने भारत को जन्म दिया, आपने सब कुछ किया, आप ही सब कुछ हैं, ये सच बात है। और क्या कहेंगे इससे ज्यादा। न्यायालय तक आग पहुंच जाए, चीफ जस्टिस को बदनाम कर दिया जाए सिर्फ इसलिए कि वो सीट से हट जाए किसी तरह से, सारे जजों को लिखा जाए, पूरे जजों को, सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय, कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे आपके साथ यदि मान लीजिए ऐसा हुआ भी है तो उसका तरीका होता है आप पुलिस में रिपोर्ट लिखा दीजिए। सब जजों को चिट्ठी लिखने का मतलब क्या है, मेरी समझ नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस के खिलाफ कंप्लेंट कीजिए, आप, कोई रोकता नहीं है, लेकिन आप पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, आप नेता बनना चाहते हैं, आप बदनाम करना चाहते हैं न्याय व्यवस्था को, क्या करना चाहते हैं। हम जानते हैं आप न्याय व्यवस्था से डरते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटा दिया जाए, अहमद शाह को बीजेपी के चीफ की सीट से हटा दिया जाए, तो आप जानते हैं सरकार नहीं आएगी, नए एमपी आएंगे, क्या होने वाला है। आप जानते हैं आपने जस्टिस लोहिया केस में क्या किया था, सब जानते हैं कि न्यायालय ने उसको क्या किया क्या नहीं किया। वो चले गए दीपक शर्मा जी, जो आपके फेवर क्या करते थे, वो आपके फेवरेट थे, हम जानते हैं। दीपक शर्मा पूर्व न्यायाधीश जो थे चीफ जस्टिस ऑफ भारत के, अब दूसरे हैं, वो गुस्से वाले हैं, लेकिन गुस्से वाला आदमी साफ होता है। यहाँ साफ होने की बात नहीं है, न्यायाधीश को साफ होना पड़ता है, वो न्यायाधीश है, उसको किसी लेना देना नहीं है, उसे भावनाओं से मतलब नहीं है, उसे केस सबूतों से मतलब है, केस से मतलब है। आपको डर है, आप नहीं चाहते कि न्याय व्यवस्था सही चले, क्योंकि अगर न्याय व्यवस्था सही चली तो आपका रास्ता सीधा कहाँ जाता है आप अच्छी तरह जानते हैं। रफाल आपको कहाँ लेके जाएगा, जस्टिस लोया आपको कहाँ लेके जाएगा, और बहुत सारे केस आपको कहाँ लेके जाएंगे। और इन्वेस्टिगेशन अगर 2014 के इलेक्शन पे हो गई तो आपका क्या होगा आप भी जानते हैं। 2014 में भी ईवीएम हैक हुई थी, ये बात साफ होती जा रही है, और आपने कराई थी क्योंकि आप पावर में आना चाहते थे। जिस तरह से आपने 2G का कराया था बदनाम करने के लिए कांग्रेस को, उसी तरह आपने और चीजें कराई थी, पोल के आपने स्कैंडल कराए थे, बदनामी कराई थी, लेकिन सबूत आप कुछ नहीं दे पाए 5 साल के अंदर। अगर दिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। आप सिर्फ बात करके चल देते हैं, उसको भुला देते हैं, चाहते हैं कि आपने बात तो, आप खुद कहते हैं कि इलेक्शन में तो बोला जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, आप अब स्वयं इस बात को मानते हैं, तो उस बात की जस्टिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। अगर एक देश का प्रधानमंत्री सबसे ऊंची एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे बैठने कर ये कहे कि चुनाव में तो कुछ भी बोल दिया जाता है, तो इस बात का क्या मतलब होता है। मतलब आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, इसका ये मतलब हो गया ना। और यह विश्व में पहला देश है भारत जहाँ प्रधानमंत्री ये कहता है कि कोई बात की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मैंने बोल दिया होगा, क्या है चुनाव है, बोल देते हैं। फिर प्रधानमंत्री की भी कोई कुर्सी की जरूरत नहीं है ना उस केस में। प्रधानमंत्री सबसे बड़ा मंत्री है देश का, अगर वो कोई बात बोलता है तो कई मतलब होते हैं, उसके एक एक शब्द का मतलब होना चाहिए। प्रधानमंत्री तो वही होता है, मैं तो ये समझता हूँ भी। जिस तरह डिक्शनरी होती है उसमें एक एक मतलब के हम वर्ड के मतलब निकाले जाते हैं, एक एक इंग्लिश के वर्ड के कई कई मतलब होते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को समझते नहीं है। आप प्रधानमंत्री हैं, आप सबसे बड़े मंत्री हैं, आपका अधिकार है तो आपका कर्म भी है
आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आपको एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरा आपको बैक ट्रैक नहीं करना चाहिए, तीसरा अपनी बात पे खड़े रहना चाहिए, अपनी बात की कमिटमेंट होनी चाहिए, अपनी बात की डेडिकेशन होनी चाहिए, डिवोशन होनी चाहिए, आपको करके दिखाना चाहिए, नहीं तो आपको बताना चाहिए कि काम क्यों नहीं हो सका। ये सब आपको करना चाहिए और आपको कोई भी बात बोलने से पहले सोचकर प्लान करके फिर बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, आपने जो बोल दिया वही बाइबल है, वही रामायण है, वही कुरान है, वही सब कुछ वही है। हद हो गई है। प्रधानमंत्री की कुर्सी को आपने इतना ऊंचा उठा दिया है कि उस पर कोई बैठ नहीं पाएगा, इतना ऊंचा उठा दिया आपने। प्रधानमंत्री के शब्द की वैल्यू खत्म कर दी आपने, न्यायालय की वैल्यू खत्म कर दी आपने, सरकार की वैल्यू खत्म कर दी आपने, क्योंकि आप ही होलसेल मंत्री हैं। एक बाकी मंत्री नाम के हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। भारत सरकार नहीं है, अब मोदी सरकार है। आप खुद ही कहते हैं, बीजेपी वाले सब यही कहते हैं, मोदी सरकार। मोदी सरकार कौन सा संविधान में लिखा है मोदी सरकार होगी? होगी लिखा है उसमें गवर्नमेंट ऑफ मोदी, संविधान के अंदर कहाँ लिखा है? दिखाइए। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, फेडरल गवर्नमेंट लिखा है, यूनियन गवर्नमेंट लिखा है। कहाँ लिखा है मोदी सरकार? और कहाँ लिखा था इंदिरा सरकार? कोई इंदिरा सरकार नहीं बोलता था। आप ही पहले प्रधानमंत्री। नेहरू सरकार किसी ने नहीं बोला, शास्त्री सरकार किसी ने नहीं बोला, वीपी सरकार किसी ने नहीं बोला। किसने बोला बताइए? चंद्रशेखर सरकार किसी ने नहीं बोला, देवी गौड़ा सरकार किसी ने नहीं बोला। वैसे पब्लिक में या रेफरेंस के लिए बोलना अलग बात है, लेकिन यहाँ तो मोदी सरकार, मोदी सरकार। टीवी पे बैठिए तो मोदी सरकार, सड़क पे चलिए तो मोदी सरकार, अखबार वाले लिखते हैं तो मोदी सरकार, सब मोदी सरकार। सबकी सरकार मोदी नहीं है, सरकार भारत है। भारत सरकार की बात नहीं करते। सब जगह आप मोदी लिखवा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट पर भी मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ मोदी लिखवा दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ मोदी लिखवा दीजिए, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट ऑफ मोदी लिखवा दीजिए। इतना ही शौक है अपने नाम का तो आप नाम के भूखे हैं, आप अपने प्रचार के भूखे हैं, आप अपने कपड़े पहनने के भूखे हैं, आप किस चीज के भूखे हैं? आप क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को? न्यायालय तक पहुंच गए यहाँ सिर्फ आपकी वजह से। आप इसके पीछे कोई नहीं हो सकता, मेरा आपको मानना है। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इतनी बड़ी चिट्ठियां सारी जगह को लिख दी जाएं। बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा देश का इस बात में सोच नहीं सकता कि कैसा होगा, लेकिन एक ऑर्डिनरी वुमेन लिख सकती है। उसकी इतनी हिम्मत होती है क्या चीफ जस्टिस के बारे में ऐसी बातें कर दे? चुनाव के समय वो भी, मतलब आप चाहते थे किसी तरह से एक्शन हो जाए, चीफ जस्टिस वहां से सस्पेंड हो जाए या कहीं और बैठ जाए, जाके छुट्टी चली जाए, कुछ भी कर ले और आपका केस लगे नहीं, आप दबाव डलवा के उस केस को लटकवा दें। यही आपका था ना प्रोग्राम इसके पीछे। और क्या प्रोग्राम हो सकता था? इनडायरेक्टली वो साहब कह रहे हैं खुद ही कि अगले हफ्तों में, कुछ हफ्तों में केस लगने वाले थे और इस दौरान इलेक्शन भी चल रहा है। आप नहीं चाहते थे उन केसों की आंच इस चुनाव पे आए, इसलिए आपने ये सब प्लान किया होगा। हम तो यही कह सकते हैं किया होगा, गारंटी तो हम भी नहीं दे सकते। हम एक नागरिक है, आम नागरिक, भारत का सामान्य नागरिक बात कर रहा है देश की जनता से और आपसे, कि भारत के न्यायाधीश पर, सबसे बड़ा न्यायाधीश पर आंच आती है तो भारत की जनता पे आंच आती है, क्योंकि उसको सारे भारत के लोग एक पवित्र मंदिर समझते हैं। आपने उसको अपनी टांग के नीचे रौंदने की कोशिश की है। आप नहीं चाहते कि बिना आपकी, जेतली साहब तो कई बार कह चुके हैं इस बात को कि न्यायालय टांगे अड़ाता है, न्यायालय आपके बीच में आता है। तकलीफ होती है आपको कि कोई आपको अगेंस्ट कुछ ना बोले। दो ही तो मंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री जी हैं और एक जेतली है, बाकी तो मंत्री कोई है ही नहीं। बाकी तो सब ड्रामा है, नाम है। कौन है मंत्री? कोई नहीं है। और बाकी मंत्री आपकी पैर की उंगलियां हैं सब। ये क्लर्क हैं भारत सरकार के, मोदी सरकार के टॉप के क्लर्क हैं मंत्री सारे, और क्लर्क तो है ही नहीं कोई। आईएएस की कोई वैल्यू नहीं है वहां पे, न किसी और किसी की वैल्यू है, न किसी इंस्टीट्यूशन की वैल्यू है। बस आपको अपने से मतलब। भारत में एक ही यूनिट है बस, प्रधानमंत्री, बस, और कोई नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। अरे जिस देश का यह हाल हो रहा हो उसका आगे क्या होने वाला है? एक तूफान के इंतजार कर रहे हैं हम, शांति के बाद जो आता है, शांति फैलाने के लिए। उस तूफान का डिजाइन आपने किया है, उस तूफान की ताली आपके पास है, उस तूफान का ताला आपके पास है, उस तूफान का कंट्रोल आपके पास है। चुनाव की आपने ऐसी की तैसी करके रख दी है। सच बोलता हूं मैं, ये चुनाव नहीं है, ये लूट मार है। उस बनिए की दुकान है जहाँ आटा भी बिक रहा है, चीनी भी बिक रही है और हेरा फेरी भी हो रही है, राशन को इधर से उधर किया जा रहा है। वही हाल आपका है। नाम का चुनाव पूरा करना, संविधान की व्यवस्था को देखो जी, हमने चुनाव करा दिया, इलेक्शन कमिश्नर नाम की कोई चीज रह नहीं गई है देश में। वो भी आपका कमिश्नर बन गया है, आपका सेवक बन गया, प्रधान सेवक आप है और वो आपका इलेक्शन का प्रधान सेवक है। कुछ नहीं कर रहा वो।
बस दोस्त दिखाने के लिए किसी को 48 घंटे की सजा दे दी, किसी को 72 घंटे का, भी तुम इलेक्शन चुनाव नहीं करोगे। ये सब क्या है? वो अंधा है क्या? उसको दिखता नहीं है क्या और है? इतनी सारी इलेक्शन में मशीनें खराब हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? मजाक है क्या? मत कराओ ना चुनाव ईएम से, अगर नहीं समझती आपसे तो। किसने कहा है आपको ईएम से चुनाव कराओ? क्या जरूरत पड़ गई ईएम से कराने की? वही बात बार बार लौट के आएगी और आएगी। मैं बोलूंगा, कोई और भी बोलेगा, मेरे पीछे कितने और भी बोलेंगे, क्योंकि लोग बोलने से डरते हैं। कब पता नहीं पुलिस आपको उठा के लेके जाए, ले जाए पुलिस। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा मार देंगे, टॉर्चर कर देंगे, और शायद क्या करेंगे? देश मेरा भी है जितना प्रधानमंत्री जी आपका है। आपने खरीद नहीं लिया आम जनता को, और ना ही कांग्रेस वालों ने खरीद लिया है। कांग्रेस जिसका एक हक बनता है, जिसका फर्ज बनता है, कुछ नहीं कर रही। मुझे दुख होता है, दुख होता है। वो कांग्रेस थी जिसने देश को आजाद कराया था, कि ये कांग्रेस संभाल नहीं पा रही, अपोजिशन का हक भी नहीं संभाल पा रही। बस आ जाते हैं प्रेस वालों के सामने दिखाने के लिए। अरे जाइए, लड़िए, सबसे हिम्मत दिखाइए। क्या बातें करने के लिए कांग्रेस रह गई है? जिसने अंग्रेजों को भगाया इस देश से, वो बातें करने के लिए है खाली। जिससे प्रधानमंत्री बातें करते हैं, आप भी कॉपी कर रहे हैं उनको बात करने की। प्रधानमंत्री में तो दिमाग नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। वो तो पब्लिक को उल्लू बनाना चाहते हैं। उनका एक ही है, किसी तरह से मेरे को वोट मिल जाए बस। लेकिन आपका भी ऊपर वोट है क्या कांग्रेस वालों? आप वोट के भूखे हो क्या? अरे देश की जनता के लिए सोचो। आप नहीं सोच रहे, कुछ नहीं सोच रहे आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रह गया है। कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहता था मैं, लेकिन आपकी वो चीज नहीं है कि वो आपके आज की तारीख में पार्टी के अंदर ऐसा कोई कॉम्पिटेंट नहीं है जिसको लीडर कहा जा सके। और बीजेपी में तो लीडर को है ही नहीं। अगर कोई लोग मोदी साहब को लीडर कहते तो कहते रहे, कोई लीडर प्लेयर नहीं है वो। और अमित शाह तो एक 10 नंबर है, सब जानते हैं, तड़ी पार कहते हैं उसको। क्या कहें फिर अब आपको? लीडर कोई नहीं है, नाम के हैं। पब्लिक चाहती होगी, कहना लीडर चाहती रहे। पब्लिक कौन से लीडर है? पब्लिक तो बेवकूफ है, पता ही नहीं है किसी को। किसी से बात, पढ़े लिखे आदमी बात करके देख लीजिए, कोई जवाब नहीं देगा। अरे क्या करके आए हो तुम? स्कूल कॉलेज में झक मार के आए हो, नकल मार के पास करके आए हो। नागरिक शास्त्र आपको नहीं पता, सामाजिक शास्त्र आपको नहीं पता, अर्थशास्त्र आपको नहीं पता, देश आपको नहीं पता। कुछ पता है आपको? लोकतंत्र की डेफिनेशन आपको नहीं पता, सेकुलरिज्म आपको नहीं पता, रिपब्लिक आपको नहीं पता। आपको पता क्या है? बस जॉब दे दो, नौकरी दे दो, मैं खाता रहूं, सोता रहूं, पीता रहूं, घूमता रहूं। इसीलिए पैदा हुए हैं आप। एक ने कहा चाय बेच लो, एक ने कहा पकौड़ा बना लो, खुश हैं आप। हाँ, पकौड़े बनाएंगे। अरे पकौड़े तो पहले से बनते आए हैं, अंग्रेजों के आने से पहले से बनते आए हैं। इसमें क्या नई बात है? पकौड़ा इन्वेंशन अभी हुई है क्या? चाय अभी माने? चाय तो चाइना ने पैदा की थी, आप सबको पता है। नाम चाइना इसलिए कि चाय आई है वहां से, अंग्रेज चुरा के ले गए टेक्नोलॉजी भी उनकी। आप किसे क्या बता रहे हैं? आप समझा रहे हैं कि आप चाय बेच के खा सकते हैं, आप दूध बेच के खा सकते हैं, आप रेडी लगा के खा सकते हैं। मुझसे मत कहिए जॉब दे दो। मैं तो ऐसे रखूंगा देश को, अपने आप कर लो। मैं तो ये ऐसा प्रधानमंत्री जो आपको बता सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ, आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे ही कर सकते हैं। आप बस मन की बात सुन लीजिए और काम कर लीजिए। मुझसे, मेरे पास मत आइए कुछ मांगने आप। मेरा काम तो देश का पैसा लूट के लोगों को ले जाने देना है। उनको वीजा देता हूँ, चाहिए पैसे लूट के ले जाइए। मेरा तो इतना काम रह गया है, मैं प्रधानमंत्री से काम के लिए हूँ। अरे यार क्या बात है। और पब्लिक भी दोष उन्हों को देती है कि इन्होंने पैसा क्यों दिया था कांग्रेस वालों ने। अरे पैसा तो बैंक का काम है देना भाई। चाहे कांग्रेस रहे सरकार में, बीजेपी रहे सरकार में, जो भी रहे, बैंक को काम है पैसा देना। रूल बनाना किसका काम है? रूल बनाना आपका काम है। अब आपके सामने कोई भाग जाता है देश से, तो किसका कसूर है इसमें? अगर मैं इमिग्रेशन काउंटर से बिना पासपोर्ट बाहर निकल जाता हूं तो किसका काम? तो इमिग्रेशन वालों का है। और इमिग्रेशन कौन संभालता है? एक्सटर्नल अफेयर भी चलती है, तो किसका कसूर है वो? इसमें जो सरकार में नहीं है उसका कसूर कहां से हो गया? बैंक का काम है पैसा देना। पैसा बैंक नहीं देगा तो किसकी गलती? क्या करेगा वो? मेरे जो पैसे बैंक में जमा है, जो आपने जमा किए हैं, उसको आगे आपको ब्याज देने के लिए, संभालने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। वो बैंक करता है, हर बैंक करता है। देश, हमारा देश का नहीं, पूरी दुनिया के बैंक करते हैं, करना चाहिए उसको। लेकिन ये काम देखना किसका है कि पैसा जिसको दे रहे हैं वो रिफंड आएगा कि नहीं आएगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये किसका काम होता है? ये बैंक का काम होता है, बैंक के अधिकारी का काम होता है, और उस मिनिस्ट्री का काम होता है जिसके अंडर बैंक आते हैं। क्योंकि मिनिस्ट्री भी उतने ही अकाउंट स्टेक होल्डर है उसमें, पार्टनरशिप भी जिनकी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें कांग्रेस या बीजेपी, बीजेपी सरकार में है, मोदी जिसको आप सरकार कहते हैं, भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि कैसे कोई आदमी जिसके ऊपर इतना उधार है, जिसके ऊपर इतने केसेस है, देश को छोड़ के भाग गया। ये कांग्रेस बीच में कहां से आ गई इसमें? कांग्रेस के टाइम में पैसे दिए तो ठीक है, आपके टाइम में भी दिए जाएंगे। पैसे नहीं दोगे तो देश रुक जाएगा। वो फंड कहाँ से बैंक मैनेज करेगा? कहाँ से हम सबको इंटरेस्ट हो देगा?
कैसे मार्केट चलेगी? ये तो प्रोसीजर है, मतलब इकोनॉमी है, इसमें ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं होता। ब्लेम अपने आप को कीजिए कि आपकी आंखें बंद थी, आप सो रहे थे। आप देश में रहेंगे तो कुछ देखेंगे, आप तो बाहर ही रहते हैं, क्योंकि आप बाहर के लिए बने हैं, यहाँ के लिए तो बने नहीं है। जो माइंड वाला आदमी होता है ना, वो इतनी जगह घूमने नहीं जाता है, मीटिंग करने नहीं जाता है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं इतनी जगह नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से बैठ के कंट्रोल करूंगा। क्या जरूरत है? आज के जमाने में इंटरनेट का जमाना है, इतनी हॉटलाइन कम्युनिकेशन है, इतनी पर्सनल लेवल की बातें होती हैं, क्या जरूरत है घूमने फिरने की? वहीं जाके बात होती है क्या? अरे यहाँ बुला लो, चले जाओ, इतना अरेंज करो कि जितनी बहुत जरूरत है। बातें ऐसी भी कि ऐसे डेलीगेशन पावर दीजिए, आपके पास होनी चाहिए, इतनी बड़ी पोस्ट में है आप। अगर मैं जिस पोस्ट पे बैठा हूँ उस पोस्ट में मैं दूसरे को डेलीगेट नहीं करता, तो मैं उसको सिखा भी नहीं रहा अपने जूनियर को, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि डेलीगेशन दी जाए। लेकिन आप नहीं देते, आप किसी पे विश्वास नहीं करते, अपने मंत्री पे विश्वास नहीं करते, अपने अधिकारियों पे विश्वास नहीं करते, ये आपकी कमी है। अगर आप लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे, इसका मतलब ट्रेनिंग नहीं देना चाहते आप अपने बात किसी को दिखाना नहीं चाहते कि आप होंगे। ये एक वीकनेस होती है, कमजोरी होती है किसी प्रधानमंत्री की। जो प्रधानमंत्री अपने नीचे का तैयार नहीं रखता है तो वो धोखा ही खाता है। फिर वो लोग कहते हैं इसके बाद कौन? ये प्रश्न अगर जनता के मन में आता है कि इनके बाद कौन, इसका मतलब आप में कमी है, सरकारी प्रधानमंत्री में कमी है। कि अगर कोई पब्लिक का आदमी पूछे इसके बाद कौन, इसका अल्टरनेटिव कौन, आज जनता के लोग इसी कंफ्यूजन में, अरे भाई अगर मोदी जी नहीं तो कौन? ये क्या प्रश्न है भाई? अगर कोई आदमी मर जाएगा तो वहां कोई आदमी नहीं मिलेगा उसकी जगह? अगर मैं जहाँ काम कर रहा हूँ और मैं वहां से चला जाऊंगा तो क्या मेरी जगह खाली रहेगी? कभी सीट कोई खाली रहती है? अगर ये प्रश्न जिस देश में उठता है कि इसका अल्टरनेटिव कौन, तो वो देश बेवकूफों का है, गंवारों का है, अनपढ़ों का है, दिमागे में भूसे भरे हुए लोगों का देश है। जहाँ इतने लोग कैपेबल हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, अपने देश में हर फील्ड में काम कर रहे हैं, लेडीज और जेंटलमैन दोनों काम कर रहे हैं, उस देश में अगर ये प्रश्न उठता है तो वो देश अनपढ़ गंवारों का ही कहा जाएगा। जहाँ सिर्फ खुदाई का काम आता है, फावड़ा चलाना आता है, ऐसा देश। वहां मैं कह नहीं सकता कि लोग क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, या ऐसी बात सोची जाए। एक व्यक्ति पे देश नहीं होता है, बहुत हैं लोग देश में। ये कहना कि कौन होगा, ये बेवकूफ आदमी, अनपढ़ गंवार आदमी, उसका दिमाग खाली है, वही ऐसी बात करेगा, चाहे वो बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, किसी भी एज का क्यों ना हो। मैं उसे बेवकूफ कहूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर। ये दिमाग नहीं है उसमें, इसलिए बात ऐसी करता है। अरे बड़े बड़े चले गए प्रधानमंत्री, क्या उसके बाद सीटें खाली रह गई? बड़े बड़े अपने आप को कहते थे हम तो 100 साल तक राज करेंगे। इंदिरा गांधी पता नहीं क्या क्या कहती थी, उसके चमचे पता नहीं क्या क्या कहते थे। इंदिरा गांधी की बात क्या कुछ सीट खाली रह गई? राजीव गांधी की बात क्या सीट खाली रह गई? कोई सीट खाली नहीं रहती है, एक से एक बढ़ के होता है। आज जो व्यक्ति है, जितनी कैपेबिलिटी है, वो ये ना सोचे कि मेरे बाद कोई होगा नहीं, उसके बाद उससे भी अच्छा होगा। कहते हैं ना गाने में, अरे हम तो कुछ नहीं, हमारे बाद हमसे भी कैपेबल आएंगे। एक गाने में कहा गया था ना कि आज जो है उससे भी अच्छे आएंगे। आते हैं, अरे आएंगे तो भगवान की तरफ से ही, हम वही बना के भेजेगा। अगर आज मैं जितना एफिशिएंट हूँ, मुझसे पहले हो सकता है मुझसे भी ज्यादा एफिशिएंट रहे होंगे, और हो सकता है आज भी हो और आने वाले टाइम में भी हो। इस बात पे ऐसा कहना है जी कौन होगा, ये इसका आप सोच लीजिए कि ये सही क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है। अगर जवाहरलाल नहीं रहा तो देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, इंदिरा गांधी नहीं रही तो नहीं बना, और कोई और दूसरा नहीं रहा तो नहीं बना। ये बेकार की बातें हैं, बिना मतलब की बातें हैं, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। खाली एक इमोशनल वैल्यू बेचने के लिए, अपनी दुकान बेचने के लिए, ले जाओ मेरी भावनाएं खरीद के ले जाओ, बस मैं जो कह रहा हूँ उस बात को मान लो और वोट दे के चले जाओ। फिर 5 साल ऐश करो, आराम करो, सोते रहना, मैं अपना काम करता रहूंगा, जो मुझे 5 साल का वीजा दे दो। इतना ही इलेक्शन रह गया हमारा, इससे ज्यादा नहीं रह गया है। हम ऐसी बेवकूफ पब्लिक हैं, ऐसी अनपढ़ गंवार पब्लिक बन चुके हैं, जो अपने बारे में नहीं सोच सकते, देश के बारे में नहीं सोच। अरे हमें क्या करना है यार, हमें वही रोज कमाना है, रोज खाना है, ठेला लगाना है, नौकरी करनी है, ये करना है, वो करना है, बस मुझे जॉब मिल जाता, बात करता थी मोदी रहे कोई कहे मेरे को क्या जा रहा लेना है, मुझे क्या लेना देना है। ये सोच हमारी इतनी पक चुकी है, तो हम क्या करेंगे बताइए? फिर क्या जरूरत रहेगा इस देश की? देश को हम सिर्फ हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी, वो आर्मी खड़ी है हमारी सेवा कर रही है, आर्मी भी हम ही में से है, तो वो भी तो यही बात सोचे, हमें क्या लेना देना है। अगर हम सोच सकते हैं, सिविल के आदमी, पब्लिक के आदमी, नेता वाले लोग, तो आर्मी जो है, फौजी जो है खड़ा हुआ, उसी की जिम्मेदारी है क्या? वो भी सोच सकता है एक समय कि मुझे, जब मेरे देश की पब्लिक नहीं कुछ सोच रही तो इनकी रक्षा के लिए मैं क्या सोचूं? क्या वो नहीं सोचेगा ऐसा? वो भी तो हम ही में से है, हमारा ही तरह का, हमारा भाई है वो भी। आप ये क्यों नहीं सोचते? वो खड़ा रहे 24 घंटे बॉर्डर पे, अपने रिस्क को जान के रिस्क लेके, ठंड में गर्मी में खड़ा रहे, और आप कहें मुझे क्या लेना है देश से? कमाल है, आपको लेना ही नहीं देश से, आप देश के आदमी नहीं हो। आप देश के बारे में सोच नहीं सकते 5 साल में 5 घंटे भी? क्या क्यों नहीं लेना आपको?
आप क्यों इतना विश्वास करते हैं किसी एक आदमी की, हम इसके नाम छोड़ देते हैं अजी मोदी दोबारा आएगा, अरे कोई कहता है नहीं जी नहीं मोदी नहीं आना चाहिए, राहुल आना चाहिए। राहुल कांग्रेस ही जानती है। जिस देश में ऐसे घटिया विचार उत्पन्न हो जाए एक नागरिक के अंदर, उस देश का समझ लीजिए बेड़ा गर्क होने वाला है। अंग्रेज शायद नहीं कर गए इतना बेड़ा गर्क, और उससे पहले के मुगलों ने भी शायद इतना नुकसान नहीं किया जितना हम स्वयं करेंगे। कहते हैं ना कि जिस फादर की या मदर की जो रिच औलाद होती, रिच लोग होते हैं, उनकी औलादें ज़्यादा सीरियस नहीं होती हैं, वही हाल हमारा है। हम ना सीरियस थे, ना सीरियस हैं, ना होना चाहते हैं, ना होंगे। जब तक हमको अच्छी तरह से जूतों से नहीं मारा जाएगा, डंडों से हमारी पिटाई नहीं होगी। इमरजेंसी में क्या हुआ था, सब ठीक हो गए थे। जिनको नहीं पता और जिनको थोड़ा बहुत पता है मैं बता दूं, सब कहते हैं इमरजेंसी खराब थी, इमरजेंसी बहुत बुरी थी। ठीक है, इमरजेंसी कुछ हद तक खराब थी, लेकिन गरीब आदमी के लिए, सामान्य आदमी के लिए, काम करने वाले आदमी के लिए, सरकारी आदमी के लिए, प्राइवेट आदमी के लिए, देश के लिए इमरजेंसी बहुत अच्छी थी। सिर्फ इमरजेंसी में एक ही गलत हो गया, जो लोगों की जबरदस्ती नसबंदियां कर दी गई। नेताओं को अंदर करना कोई गलती नहीं थी, सही अंदर किया गया था, चाहे उसमें अटल बिहारी जी भी रहे होंगे, जयप्रकाश नारायण भी रहे होंगे। उस समय करना आवश्यक था, क्योंकि जयप्रकाश जी ने रामलीला ग्राउंड से कुछ ऐसी बात कह दी थी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, इसलिए अंदर किया गया उसी रात को। अगर कोई व्यक्ति कहता है, अपील करता है पुलिस से, आर्मी से, मिलिट्री से, सरकारी आदमियों से कि आप सरकार की किसी आदेश को मत मानिए, तो आप क्या करेंगे? सरकार के अंदर प्रधानमंत्री की हैसियत से, राष्ट्रपति की हैसियत से अगर मैं भी होऊंगा तो मैं भी यही एक्शन लूंगा, क्योंकि ये बात ही गलत है। आप कैसे कह सकते हैं पब्लिक के अंदर लाखों आदमियों के सामने, आप ये अपील कैसे कर सकते हैं, चाहे बेशक आप जयप्रकाश जी को रहे हों, कि आप मिलिट्री को कह रहे हैं, फौज को, पुलिस को, पब्लिक को, अधिकारियों को, कि सरकार के आदेश को मत मानिए। ये क्या देशद्रोह नहीं है? पब्लिक को भड़का रहे हैं सरकार के खिलाफ, बेशक वो केस से हारी होगी, उसका मतलब ये नहीं था कि आप सड़कों में चले जाएं और पब्लिक को भड़काएं। ठीक है, आप अपील लगा देते उसके केस की, आप लगाते कोर्ट में जाकर, किसने रोका था आपको? लेकिन नहीं, आपको भी उसको हटा के सीट पे बैठना था। आप चाहते थे कि किसी और को सीट पे बैठाया जाए, वो भी चुनाव था, वो भी एक गेम था, इमरजेंसी का गेम। उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के नतीजे का गेम, जिसमें कहा गया था इंदिरा गांधी डिस्क्वालीफाई की जाती है। ठीक है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसका वो भुगतान भागी। लेकिन बाकी जो हुआ था, एक देश उस समय इमरजेंसी से पहले जो हालात थे देश के खराब किए जा रहे थे, इन्हीं दलों द्वारा जो आज सत्ता में बैठे, सत्ता का जो आज भोग कर रहे हैं, ये वही लोग थे उस टाइम जो खिलाफ बोलते थे। ना मैं इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहा हूँ, ना इन्हें खराब कह रहा हूँ, सच्चाई जो थी मैंने जो देखी है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस समय उस रैली में सुन रहा था। मेरे घर के पास ही रामलीला ग्राउंड बनता है, मेरी आदत थी कि रैलियों में जाना सुनना, क्योंकि उस टाइम कम्युनिकेशन मीडिया नहीं होते थे, रेडियो में भी पूरी बातें नहीं आती थी, टीवी तो थे ही नहीं, उस समय बहुत कुछ नहीं था जो आज है। और आज इसलिए आप उछल रहे हैं कि आपके पास इतनी फैसिलिटीज हैं, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं इस भारत के लिए। उस टाइम फैसिलिटी नहीं होती थी, लोग सोचते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, गली में, सड़क पे, इधर उधर, दुकान पे, नाई की दुकान पे, पान की दुकान पे इकट्ठे हो गए, बात करने लग गए, पेपर पढ़ने लगे, ये देखने लगे आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब लोगों को इन बातों में शौक था, क्योंकि लोग सीरियस थे, लोगों ने दुख देखा था कि आज़ादी कैसे मिली थी, वो जानते थे। लोगों का ज़्यादा पैसा नहीं था, ज़्यादा ऐश-ओ-वास नहीं थी, सीधे साधे लोग थे, सीरियसनेस थी, पढ़ते थे, बिलीव करते थे पढ़ाई में कि पढ़ लो कुछ कर लोगे, कुछ बन जाओगे, कॉमन मैन बन। सोचा जाता था मेरा बच्चा कम से कम कुछ नहीं तो सेक्शन ऑफिसर ही बन जाए, एलडीसी बन जाए, यूडीसी बन जाए, थोड़ा आगे बढ़ने वाला ही चले आईएएस बन जाए। इंजीनियर का और डॉक्टर बनना तो बहुत दूर की बात थी, आईएएस तक एलिमिट होती ज़्यादा उस टाइम, इंजीनियर तो बनना बहुत आगे की बात है, और डॉक्टर बनना उसके लिए तो बात आता कि बहुत बड़ा स्टेटस चाहिए था, क्योंकि आसान नहीं होती है पढ़ाई। आईएएस तो फिर भी कॉमन स्टडी कोई भी कर सकता था, तो इतनी ऐसी स्टडी नहीं है कि उसके लिए बहुत बड़ी साइंस की नॉलेज होनी चाहिए आपको, या कुछ और होना चाहिए। एक ऑर्डिनरी स्टडी, इसमें डिग्री की जरूरत होती है सिर्फ। उस टाइम गजेटेड ऑफिसर बनना, ये बनना, वो बनना, साइन कराया जाता है, सब वो बैठे गजेटेड ऑफिसर साइन करा लो, ऐसी जिंदगी थी, सिंपल सी लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ जो आम देश था। कुछ परसेंट लोगों को छोड़ दो जो पढ़े लिखे थे, हाईली क्वालिफाइड फैमिलीज के थे, उनको हम नहीं बात करें, देश की बात करें। लेकिन आज सब है,
मोबाइल आपके पास, इंटरनेट आपके पास, टीवी आपके पास, रेडियो आपके पास, सब कुछ आपके पास, लेकिन समाज खत्म, समाज नहीं है आज। कोई किसी से बात करके खुश नहीं। आप कहीं जाइए पब्लिक कम्युनिकेशन में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, सब अपने में मस्त हैं, लगा रखा है कानों में, बस कुछ मतलब नहीं है किसी से। कोई किसी से बात करके खुश नहीं है। या तो मेल लड़की लड़के आपस में बातें करते हैं, मस्त रहते हैं एक दूसरे में, पब्लिक के अंदर नहीं, कोई शर्म नहीं किसी से। ठीक है भाई, तुम्हें देश ऐसा चाहिए तो आपको मुबारक हो, कोई बात नहीं है। आप गंद में फैलाना चाहते हो तो फैलाइए, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन समाज ऐसा हो चुका है, माँ बाप को नहीं पता बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे से बात करना चाहता माँ बाप से भाई के बारे में, भाई को बहन के बारे में पता, बहन को भाई के बारे में। इस तरह का एक ब्रोकन समाज, डिसइंटीग्रेटेड सोसाइटी इसको कह सकते हैं। वो कोहेसिवनेस खत्म हो चुकी है। वो कोहेसिवनेस को जानते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के दब के रहना, आपस में मिक्स होकर रहना, वो कहते हैं कोहेसिव सॉइल जैसे हम कहते हैं। अब वो खत्म हो गया है, कोहेजन खत्म हो गई है, यूनिफॉर्मिटी खत्म हो गई, होमोजेनिटी खत्म हो गई है, हिट्रोजिनस हो गया सब कुछ। मुझे कुछ लेना देना नहीं यार, सब ऐसे ले जाओ अपने से, मतलब मेरे को मिलनी चाहिए दारू शाम को पीने के लिए, सिगरेट होनी चाहिए मेरे पास में, घूमने फिरने को पैसे होने चाहिए, कार होनी चाहिए, मुझे इसके अलावा मुझे लेना देना नहीं है। गया ऐसे तैसे में गया भारत, ऐसे तैसे में गया इलेक्शन, वोट देना होगा दे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, करने तो बैठा रखा है, सीट पे अपने आप करेंगे। जब ये सोच जिस समाज में, जिस युवा वर्ग में आ जाती है, उसका बेड़ा गर्क होना निश्चित है, याद रख लीजिए आप। और बेड़ा गर्क हो रहा है। हमारे देश की आबादी इतनी तेजी से बढ़ चुकी है जो नहीं बढ़नी चाहिए थी, और अब भी नहीं बढ़ रहे हैं, अब भी नहीं कोई कोशिश कर रहा। बस हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराने में खुश हो जाते हैं। पहले क्रिश्चियन को मारते थे, अब मुस्लिम को मारते हैं, इतना हो गया है। ये नहीं सोचते कि ये सब यहीं के हैं लोग, ये कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भारत नागरिक है और भारत में पैदा हुए हैं। कुछ लोग जो बाहर से आए तो उनको छोड़ दीजिए आप, चाहे वो मुसलमान हो, वो या क्रिश्चियन हो, या जो भी हो, सब हैं यहीं के। ठीक है, आज मैं जो भी हूँ मैं चेंज कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ गया उससे, बताइए मुझे आप। अगर कोई आदमी मुसलमान बन भी जाता है तो आपका क्या ले लिया उसने, आपका क्या ले लिया उसने। आप बन जाइए, किसने रोका है, आप क्रिश्चियन बन जाइए। मैंने बहुत से केस देखे हैं, जॉब लेने के लिए क्रिश्चियन होंगे, हमारे अपने सर्कल में हमने देखा है। सऊदीया में काम करते थे, वहाँ कुछ रूल चेंज हो गए इस कंपनी में, उन्होंने कहा जी आपको हम तो क्रिश्चियन को प्रेफरेंस देंगे। वो साहब क्रिश्चियन होंगे, नाम उन्होंने वही रखा, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। उन्होंने सिर्फ इसलिए अपना नाम चेंज कर, अपना धर्म चेंज कर लिया कि उनको वो जॉब चाहिए था, और अच्छे एडवांस फैमिली के आदमी थे, पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे, फिर भी उन्होंने अपना धर्म चेंज किया जॉब के लिए। तो ठीक है भाई, अपनी अपनी आपकी व्यवस्था कर रही है, आप पब्लिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, किसने रोका है। तो किसने क्या धर्म चेंज किया, ये इलेक्शन इशू नहीं हो सकता है। कौन किस धर्म को मानता है, ये इलेक्शन इशू नहीं हो सकता। मैं इसको चुनाव इशू मानता नहीं, सबकी पर्सनल लाइफ है, मैं किसकी पूजा करता हूँ किसकी नहीं करता हूँ, आपको क्या मतलब भाई। मैं नमाज पढ़ूँ, मैं प्रेयर करूँ, मैं हनुमान मंदिर में जाऊँ, मैं काली मंदिर में जाऊँ, मैं गौरी मंदिर में जाऊँ, मैं कहीं जाऊँ, मैं चर्च में जाऊँ, आपको क्या लेना देना है। मैं तो चर्च में भी जाता हूँ, मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ, मेरी इच्छा। अरे मेरे हिसाब से तो बिल्डिंग है सब, आपके हिसाब से भगवान होंगे। अगर मैं विजिट करूँ किसी मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को, कहीं भी, या कहीं भी आप जाएं, है क्या अल्टीमेटली, है तो बिल्डिंग। उसके अंदर एक मूर्ति का स्थापना करना है या नहीं करना, तो शुभम लगा देना है, कुछ करना, इन चीजों से क्या होता है। अरे आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर क्या, आपको वो देखना चाहिए, वो जरूरी है। आप ना तो इस बिल्डिंग को लेकर जाएंगे मंदिर वाली को अपने साथ, या शरीर को लेकर जाएंगे अपने साथ, आपकी आत्मा आपके पास जाएगी, वही आप हैं। उसके सोचिए ना, आप क्यों ये फालतू के चक्रों में पड़े हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये वो, आपके यहाँ भी है, और सब जगह फैल गई है अभी बीमारी। और जहाँ मुसलमान ही मुसलमान रहते हैं वहाँ कौन सी शांति है, और जहाँ क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन रहते हैं वहाँ कौन सी शांति है। सब जगह यही हाल है, जहाँ धर्म आ गया वहाँ बेशर्मी हो गई, वहाँ मुठभेड़ हो गई। अरब में लोग कहते हैं अरे अरब में भी क्रिश्चियन रहते हैं, वहाँ भी मुसलमान रहते हैं, झगड़े सब जगह हैं। ये जो मानव जहाँ होता है वो भी एक जानवर है। जिस तरह जंगल में एक दूसरे को खाने को तैयार रहते हैं, मानव भी खाने को तैयार रहता है। हम एक दूसरे को खाने के चक्कर में हैं, पता नहीं हम अपने को सुपीरियर क्यों समझ लेते हैं। इस हम अपने को बड़ा समझ लेते हैं, दूसरे छोटा समझ लेते हैं। हम जी हिंदू हैं, हम बड़े हैं, आप मुस्लिम, ये सब बातें नहीं चलेगी। ना हिंदू है दुनिया में, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, मानव है दुनिया में। मानव इसलिए कहा गया उसको। मान, मान का मतलब होता है मानक, मानक का मतलब स्टैंडर्ड, जैसे हम कहते हैं आईएएस या पीएस कहते हैं ना। मान, मानक, मानव, मान अव होता है फर्स्ट, अव्वल। वो शरीर जो अव्वल है, वो शरीर जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्रिएचर। मानव जो होता है पहली श्रेणी में आता है, जानवर नहीं आता। उसको जानवर इसे दिखा गया कि जान वाला है, वो मान वाला नहीं है। हम जान वाले भी हैं, मान वाले भी, दोनों हैं। फर्क सिर्फ इतना है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेने से आर्टिकल मीनिंग लगाइए, शब्द को मालूम चल जाता है। लेकिन हम नहीं समझेंगे, क्योंकि हम उतना ही समझेंगे जितना हमने किताबों में पढ़ा है और जितना हमें कोई बता दे। अपना दिमाग से हम नहीं समझ सकते।
हम भारत के लोग हैं, हम विश्व के लोग नहीं हैं। विश्व में ओपन माइंड होता है, भारत में क्लोज माइंड होता है। हम सिर्फ डिक्शनरी में से भी नहीं देखना चाहते शब्द का मीनिंग, हम वही देखेंगे जो हमारे प्रोफेसर ने बताया है, उससे आगे हम नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारी इज्जत के खिलाफ है। अगर हम सेल्फ स्टडी करेंगे तो मेरी बेइज्जती है। सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी स्टडी होती है। जब आप अपना स्वयं का ज्ञान ले लेंगे तो आप अपने आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। हम भारत के लोग हैं, हमने गुलामी सही है अंग्रेजों की, हमने गुलामी सही है उससे पहले मुगलों की, और हम गुलामी व्यवस्था में मानते हैं। आज भी हम गुलाम ही हैं अपने नेताओं के। हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हमारा दिमाग खरीदा जाता है। हम सोच नहीं सकते हैं, हम कंप्यूटर बना सकते हैं, हम डिजाइन कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सोच नहीं सकते। हम गुलाम हैं कंप्यूटर के, हम गुलाम हैं सब चीज़ों के, हम गुलाम हैं अपने आप के, हम गुलाम हैं अपनी सरकार के, अपनी व्यवस्था के। हम कुछ नहीं कर सकते इससे ज़्यादा, ये हमारी शपथ है। हम देश में गाने गा सकते हैं, देशभक्ति का सब कुछ कर सकते हैं, नाच सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन देश को संभाल नहीं सकते। हम जानते हैं कि ये नेता खराब है, फिर भी हम उनकी पूजा करेंगे। हम जानते हैं कि गोडसे ने गांधी को मारा था, लेकिन हम गोडसे का मंदिर बनाएंगे। हम सब जानते हैं, हम फिर भी करेंगे, क्योंकि हम भारतीय हैं। यही है कमी इस देश में, सच्चाई को नहीं पहचानना, झूठ की पूजा करना। सच्चाई का एनालिसिस नहीं देखना, झूठ का एनालिसिस नहीं देखना। एनालिसिस हम नहीं कर सकते। कहेंगे आप एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है एक प्रॉब्लम की हर बात को, हर एंगल को समझना। हम किसी भी प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, बस शोर बचाएंगे। शोर बचाए, ओ क्या हो गया, पैनिक फैला देंगे। जहाँ पैनिक होता है वहाँ समस्या का हल नहीं निकलता है। वही हमारे देश का हाल है। हमारा देश अपने आप में एक समस्या बन चुका है। भारत एक समस्या है आज की तारीख में। कोई पूछे समस्या क्या होता है, लोगों को भारत का मतलब समस्या है। जिस देश के अंदर 132 या 30 करोड़ लोग हों, जिस केस के अंदर 20-25 लाख इंजीनियर हों, जिस केस में 10-15 लाख वकील हों, फिर लाखों डॉक्टर हों, लाखों हजारों प्रोफेसर हों, इतनी यूनिवर्सिटी हों, इतने कॉलेज हों, इतने स्कूल्स हों, इतने इंस्टीट्यूशंस हों, इतनी बड़ी आर्मी नेवी हो, उस देश में लोग सोचने वाले नहीं हैं। अफसोस होता है इस बात, दुख होता है। हमारा देश इतना वेल्दी है हर चीज में, ज्ञान में, विज्ञान में, पैसे में, नदियों में, जल में, वायु में, सब में, लेकिन हमने सबको तहस महस कर दिया, क्योंकि ये हमारी नेचर में, हमारी प्रकृति में अच्छी चीज मत रहने दो। प्लास्टिक यूज करते जा रहे हैं, कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। रोकेगा भी तो हम करेंगे। अरे मैं तो छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग प्लास्टिक की थैलियों को यूज करते हैं, एक बार यूज की बाहर फेंक दी। अरे भैया क्यों बाहर फेंक दी तुमने, क्या करेंगे, ये तो बेकार है। एक थैली प्लास्टिक अगर आपने यूज की, सामान लेके आए भी, मान लीजिए, आप उसको रखिए अपने घर में, खाली जब हो जाती है कुछ और लाइए उसके अंदर, उसमें कुछ और डाल दीजिए, कूड़ा इकट्ठा कर लीजिए, उसको फेंक के दोबारा रख लीजिए। नहीं, फेंक दो बाहर, घर से बाहर फेंक देनी चाहिए बस। चाहे वो दोबारा उड़ के हवा से मेरे दरवाजे पे आ जाए, कहीं आ जाए, आने दो उसको। चाहे गाय खा जाए, खाने दो उसको, कोई और खा जाए, खाने दो उसको। क्या है ये, इतने भी कॉमन सेंस हम लोगों में नहीं है। स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं, स्वच्छता का मतलब नहीं समझते। अगर उसी बैग को, प्लास्टिक के बैग को मैं 10 बार यूज करूं, जब तक वो अच्छी तरह गीला ना हो जाए, तो उसमें मेरा कुछ जा रहा है क्या? उसी बैग का मैं 5-10 बार यूज करके, चलो 5 बार यूज कर लूं, कम से कम 80% तो उस चीज का पोल्यूशन कम हो गया। नहीं, फेंक दो। कोई पुरानी चीज का कहीं इस्तेमाल अगर हो जाए तो उसमें क्या गलत है? जो रॉक गार्डन बना था चंडीगढ़ में, वो भी चीजों को रीयूज करके बनाया गया था, और सारी दुनिया में होता है, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमारी शान के खिलाफ है। हम एक बार चीज यूज करके उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम राजा हैं, हम देश के। इस देश का हाल वही है। संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमसे संविधान ने ले भी लिया है। हमारी आत्मा ले ली, हमारी सच्चाई ले ली, हमारे श्रम ले लिया, सब कुछ ले लिया, नवाब बना दिया हमको। हर आदमी ऐसा जॉब चाहता है जैसे आराम मिले, पैसा भी खूब मिले, ज्यादा काम भी ना करने, काम थोड़ा बहुत करेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा, शराब पी लेंगे, बात खत्म हो गई, क्या जाएंगे। हम मेहनत नहीं कर सकते, हम ईमानदारी नहीं दिखा सकते, हमारी शान के खिलाफ है। कहते हैं ना कि वो पहले सब जानते होंगे, इतने लोग यहाँ पे बेईमान और फिर भारत महान, वो सच है। हम महान हैं, हम तूफान भी हैं, हम बेईमान भी हैं, हम स्वाभिमान भी हैं, हम इंजीनियर डॉक्टर भी हैं, हम चोर डकैत भी हैं, हम नेता भी हैं, हम सब कुछ हैं। हम देश की इज्जत को लूटने वाले भी हैं, हम देश को बनाने वाले भी हैं, हम देश की रक्षा भी करने वाले हैं, हम देश की ऐसी तैसी भी करने वाले हैं।
ये है आज का लोकतंत्र, यह है आज का सारा तंत्र, यही भारत है, यही भारत का सेकुलरिज्म है, यही भारत का रिपब्लिकिज्म है, यही भारत की डेमोक्रेसी है, सोशलिज्म है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस, सब जस्टिस यही है कि जो आपके खिलाफ बोले उसको मारो, बस एक ही जस्टिस है। न्यायालय आपके खिलाफ बोले उसको भी मारो, पब्लिक आपके खिलाफ बोले उसको भी मारो, मेरे जैसा आदमी को सरकार के खिलाफ बोले उसको भी मारो। मैं क्यों सरकार के खिलाफ बोलूंगा भाई? मैं कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं क्या जरूरत क्या पड़ी है मुझे? मैं तो बोल रहा हूँ गलत काम के खिलाफ। मुझे कोई डॉक्टर मोदी से मेरा पर्सनल रिलेशन नहीं है, ना मेरी कोई दुश्मनी है उनसे। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री वेलकम, लेकिन प्रधानमंत्री का काम कीजिए ना। आप पब्लिक को उल्लू क्यों बना रहे हैं? अगर आप प्रधानमंत्री का जो एक ड्यूटी बनती है आपकी, ठीक है कहीं लिखी नहीं होगी लेकिन समझी तो जाती है ना, आपकी अपनी ड्यूटीज हैं, आप उनको कीजिए। आप हर समय कांग्रेस की बुराई क्यों करते हैं? मेरा प्रश्न उठता है। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ और ना मैं कांग्रेस को अच्छा कह रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पावर में नहीं है, सत्ता में नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो आप अपनी अच्छाई बताइए साहब। अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ, मैं कहता हूँ जी पिछला आदमी ये करके गया तो मुझे कंपनी रखेगी क्या, या सरकार का जो वहाँ जिसने मुझे एम्प्लॉयमेंट है वो रखेगा क्या? आपको इसलिए रखा है कि पिछले वाले की बुराई निकालते रहिए। क्या जरूरत पड़ी है उसकी मुझे? अगर मेरी कैपेबिलिटी है, मेरे में शक्ति है, मेरी क्षमता है, तो कोई अगर पिछला मेरी सीट पे था वो कुछ गलती करके गया है या ऐसा काम करके गया है जो कि उसको नहीं समझ आया होगा, तो मेरा क्या फर्ज है? आप सोचिए। मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं इस पोस्ट के लिए मुझे बनाया गया है, कुछ तो मेरे अंदर होगा ना, तो मुझे उस चीज को सबूत करके दिखाना होगा, देखिए मैं इसको ठीक कर दिया, तो मेरी तभी मान्यता होगी ना। और मैं बार बार कहता रहूंगा अकाउंटेबिलिटी जब मेरे से आएगी, नहीं जी उसने ऐसा किया था, मैं क्या करूं? तो भैया अगर आप कहते हैं मैं क्या करूं, तो इसका तो मतलब आपके पास सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है कि आप इस सीट के लिए सक्षम नहीं हो। हर पीछे वाला आदमी कुछ ना कुछ गलती करता है, और आज वर्तमान में जो आप इस सीट पे बैठे तो आप भी कुछ ना कुछ गलती करेंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलती सबसे होती है, लेकिन गलती उन्हीं से होती है जो काम करते हैं। जो काम नहीं करते उनसे गलती नहीं होती है। कहती है मैं 30 साल से 25 साल से सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस है। अरे भैया ये बताइए आपने किया क्या? आपने कोई गलती नहीं की तो आपने काम क्या किया ही बता दीजिए। और वही जजेस के हाल है, आप देख लीजिए जजेस का जो है, कहते हैं जी इतने केसेस पेंडिंग है, इतने करोड़ केसेस पेंडिंग है देश के अंदर। भाई क्यों पेंडिंग है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर कोई जज कहता है कि मैं 30 साल से जज हूँ, अच्छा जी आप 30 साल से जज हैं, 30 साल में आपने काम किया है, आप ये बताइए आपने कितने फैसले दिए? वो जवाब नहीं मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर एक जज 30 साल नौकरी करता है, मान लीजिए वो 200 दिन भी एक साल में अदालत जाता है, तो 30 साल में वो कितने दिन गया? 6000 दिन गया। 30 साल 200 दिन 6000 हो गए। अगर वो एक फैसला भी रोज करे, जजमेंट दे, तो 6000 जजमेंट तो आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? बताइए मुझे आप। अगर वो नहीं करता इतने, तो उसने काम क्या किया? विटनेस ली, एविडेंस लिए, तारीखें दी, यही काम किया। और वकील भी यही बात होती है, वकील बोला कि मैं इतने साल से वकील हूँ, सीनियर जज हूँ, सीनियर कोर्ट में, सॉरी सीनियर एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में, या सीनियर एडवोकेट हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट में। अच्छी बात है, सीनियर एडवोकेट है, आपने क्वालिफिकेशन है, आपने एग्जाम पास किया सीनियर का, इसलिए आप आए हैं। तो आपने ये बताइए कितने क्लाइंट से मुकदमे पूरे कराए? नहीं कराएगा। अगर मुकदमे पूरे भी कराए होंगे तो पैसे वालों के कराए होंगे, वहां से पैसा मिलता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मुकदमे लड़े होंगे। तो मेरा प्रश्न वही हर एक से है, जजों से प्रश्न है, मेरा यही प्रश्न पार्लियामेंट से भी होगा कि आपने इतने दिन काम किया तो कितने आपने एक्ट पास किए, कितने पार्लियामेंट क्वेश्चनों के आंसर दिए, कितनी फुलफिलमेंट की, आपके एग्जीक्यूटिव ने आपको कितने आंसर दिए। यही बात एक एम्प्लॉयमेंट से, एक आईएएस से भी लागू होती है, मुझ पे भी लागू होती है, आप पे भी लागू होती है, सब पे लागू होती है, प्रधानमंत्री पे भी लागू होती है। कि आप बताइए ना आपने क्या किया? खाली कह देना कि कांग्रेस ये करके गई है, पहली सरकारों में ये नहीं हुआ, 70 साल में ये नहीं हुआ। हम आपसे 70 साल की बुराई नहीं सुनना चाहते, हम आपसे आपके 5 वर्षों की बात करना चाहते हैं। 5 वर्षों में जो 300 दिन के हिसाब से आप लगा लीजिए, बाकी दिन तो आप ट्रैवल करते रहे, 1500 दिन आप ऑफिस में थे, या आप मान लीजिए 1000 दिन भी ऑफिस में थे, तो आप अपने 1000 दिन का खाता दे दीजिए। बस आप बता दीजिए आपने जो कहा था जनता से कि हमने ये काम करना है। जब आप आए थे उससे पहले 2014 में आपने एक घोषणा पत्र जारी किया था, उसको आप संकल्प पत्र कह लीजिए, उसको मैनिफेस्टो कह लीजिए, उसको आप जो मर्जी कह लीजिए, उस नाम से हमें कोई चिंता नहीं, कोई लेना देना नहीं। हमें ये बताना चाहिए आपको कि आपने क्या क्या गेम किया हमारे लिए, और हम सुनना चाहते हैं वो चीजें जो आपने हमें करके दी। मत दीजिए 15 लाख, हमें नहीं चाहिए।
मत दीजिए 2 करोड़ नौकरी हर साल, हमें नहीं चाहिए। हमें बताइए कि आपने क्या किया। बस ये मत कहिए कि हमने देश को सुरक्षा दे दी। देश को सुरक्षा आपने नहीं दी। देश पहले से सुरक्षित रहा है। देश कभी असुरक्षित था ही नहीं। अगर देश सुरक्षित नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं बना होता। आप कहते हैं जी वो हम घर में घुस के मार के आए हैं, तो भैया क्या आप अपने घर बुला के मारते उसको? इंदिरा गांधी ने उनको पार्लियामेंट हाउस में बुलाया था, भुट्टो भुट्टो को, सॉरी जो भी थे, पाकिस्तान के कौन थे उस टाइम, या खान थे या जो भी थे, उनको घर में बुलाया था क्या? आओ मेरे पार्लियामेंट में आओ, मैं मारूंगी आपको। वो भी घर में घुस के मार के, घर में नहीं घुसी थी, पूरे देश में घुसी थी दोनों, और अच्छी तरह से मार के आई थी। आप सोच भी नहीं सकते, इस तरह से मार के आई थी। आपने क्या किया? आपके होते हुए अगर आपके घर में कोई घुसा है, आप सोते रहे, उसे क्या कहेंगे आप? पठानकोट में क्या हुआ था? सोते सोते को मार गए थे। करगिल में क्या हुआ था? आपके घर में घुसाए थे, आपको पता नहीं लगा था। तो आप क्या कहना चाहते हो? मतलब आप ही सब कुछ करते हो, बाकी कुछ करता ही नहीं। 1947 में देश को आजाद आपने कराया था। 1857 में भी आप थे, झांसी की रानी भी आप थे, सब आफताब भी आप थे, अफरीदी, सब कुछ आप थे। हमें ये सब बातें नहीं सुननी। हमें ये बताइए कि आपने देश की अर्थव्यवस्था में क्या किया। हमें आपसे डाटा भी नहीं चाहिए, हमें जीडीपी भी नहीं चाहिए। हमें ये बताइए कि देश के हालात कैसे हैं, लोग क्यों रो रहे हैं, युवा क्यों रो रहा है, 27 लाख 28 लाख पोस्टें खाली क्यों हैं सरकार के अंदर, आपने भरी क्यों नहीं? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको जवाब देने हैं। हम ये भी जानते हैं कि 5 साल में सब कुछ नहीं हो सकता, हम नकार नहीं रहे इस चीज को, बिल्कुल नहीं कह रहे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, टाइम लगता है चीजों में। लेकिन पर बताइए तो सही ना, कितना परसेंट आपने किया? अगर आज भी सीवर लाइन में सफाई करते वक्त कोई आदमी अंदर डूब जाता है तो ये किसका कसूर है? आप कहेंगे स्टेट सब्जेक्ट है, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आता है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आता है, मानते हैं, लेकिन कंट्रोल तो आपका ही है। ऊपर तो आप ही बैठे हैं, लेजिस्लेशन तो आपने बनाने हैं, उनके सर्वेलेंस तो आपने ही कर रहे हैं, किसी और ने तो नहीं करनी। ये कह गया कि ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है, हमसे मत बात कीजिए, ये बात नहीं मानी जा सकती। सबसे बड़े आप हैं, जिम्मेदारी या घर का सबसे बड़ा मेंबर होता है, वो ये नहीं कह सकता कि ये नौकरी करता है, इससे कुछ जिम्मेदारी आपकी होती है। आप इस देश के सर्वोपरि होते हैं प्रधानमंत्री जी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, डेलीगेटेड चीफ एग्जीक्यूटिव। आपकी ड्यूटी बनती है सोचना समझना करना, अगर वो गलती करें तो उनको रोकना। लेकिन आप कह देती मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सिंपल कह देना। जो आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ऊपर अगर अकाउंटेबिलिटी लेता है, वो आदमी असली होता है। अपनी ड्यूटी से जो भागता है वो हिजड़ा होता है, याद रख लीजिए। आपको बुरा लगेगा शब्द, लेकिन सच यही है। ड्यूटी से भाग जाने वाले को हम क्या कहेंगे? असली वो होता है जो अपनी ड्यूटी से अलावा भी दूसरे की ड्यूटी कर दे, जिसको काम नहीं आता उसको समझा दे, उसकी बुराई ना करता रहे। अगर मेरे से पहले जो था वो गलती करके गया है तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं किसी भी तरह से उसको ठीक कर दूं, बस इतना ही तो है। फिर मुझसे ना कोई पूछेगा ना कुछ करेगा, यही कहेगा साहब ये बहुत पावरफुल आदमी है, देखो किसी को बताया भी नहीं उस गलती को और ये अपने आप ठीक करके क्रेडिट भी नहीं दे रहा है उसका। मुझे क्रेडिट की क्या जरूरत पड़ी है? मेरा क्रेडिट यही है कि मैं अपना काम करूं। मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे कोई नोबेल प्राइज नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरे मन की शांति यही है कि मैं जो अपना काम दिया गया उसको करूं। मैं अपने आप को सेटिस्फेक्शन में लाऊं, कॉन्टेंटमेंट में लाऊं कि मैंने जो किया किया, क्योंकि मेरा मालिक ऊपर बैठा है जो मुझसे रिपोर्ट मांगेगा, जिसको मैं दूंगा और वो ले रहा है। मुझे आपको बताने में क्या मिलने वाला है? मुझे आपसे अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, साइटेशन नहीं चाहिए, आप क्या आप रखे अपने पास। मेरी साइटेशन मेरे अंदर है, मेरी आत्मा में है। मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कितना मैं कर सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ। आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? जो आपने काम मुझे दिया मैं वो कर रहा हूँ, बात खत्म हो गई है। आपको नहीं पसंद तो मुझे हटा दीजिए। और यही बात आप पे भी लागू होती है, सब पे लागू होती है, पॉलिटिक्स पे लागू होती है, जुडिशरी पे लागू होती है, एग्जीक्यूटिव पे लागू होती है, लेजिस्लेचर पे लागू होती है, सब पे लागू होती है। ये देश सबका है। अगर आज की तारीख में कोई चीफ जस्टिस ऐसा बोलता है तो मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि आज चीफ जस्टिस ऑफ भारत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पे पहुंच चुकी है, तो वो आग कहीं झोपड़ी से तो नहीं आई होगी, किसी सड़क की गली से तो नहीं आई होगी, किसी छोटे से पंडित से तो नहीं आई होगी। वो आग तो आप ही ने भेजी है, प्रधानमंत्री जी ने भेजी हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर ने भेजी हो, या बीजेपी ने भेजी हो, या किसी ने भेजी हो, वो आग तो वहां से चिंगारी बन के आई है, वहां से भी आई है।
वो आग इलेक्शन के लिए आई है, वो आग इलेक्शन में पब्लिक को गुमराह करने के लिए आई है, और उसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि आपकी सारी पॉलिसी फेल हो चुकी है। राम मंदिर का इशू भी बंद हो गया, आप चाहते थे उसमें से वोट उठना, जो इसी जज साहब ने कहा कि नहीं जी यार, राम मंदिर की आप बात नहीं करेंगे, प्रेस को इन्फॉर्मेशन नहीं देगी उस कमेटी से, उस जो आपकी सेटलमेंट की कमेटी है, तो आपको तकलीफ हो गई। उस बात को कवर करने के लिए, राफेल इशू को कवर करने के लिए और बहुत सारे इशू कवर करने के लिए आपने एक प्लॉट कर दिया, ये जो हम बता रहे हैं आपको, चीफ जस्टिस का कैरेक्टर खराब कर दो, कैरेक्टर असोसिएशन खराब कर दो। अरे जो आदमी 65 साल के आसपास होगा, इतना एजड होगा, इतनी बड़ी पोस्ट पे होगा, जो स्वयं कहता है कि मेरे अकाउंट में 6,80,000 से ज्यादा नहीं है, उस आदमी जो इस उम्र में एक चीफ जस्टिस की पोस्ट पर 6,80,000 का बैंक बैलेंस है, क्या वो बेईमान है? क्या वो करप्ट हो सकता है? सोचो जरा। 6,80,000 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं मेरे अकाउंट में है आज की तारीख में। सारी जिंदगी बीत गई, कमाया है, इतनी साल सैलरी ली है, फैमिली में खर्चा किया है, मतलब है कि आज भी 6,80,000 है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जो पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी वो अलग बात है। ठीक है, सरकारी घर होगा, रहने के लिए कार होगी, सरकारी ड्राइवर भी होगा, सब कुछ होगा, सर्वेंट्स होंगे, वो सब फैसिलिटी होंगी। लेकिन सोचना ये है कि जब वो एक आदमी कहता है कि मेरे को, वो उत्तर भी देना चाहते हैं इस चीज का, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, मत दीजिए उत्तर, क्योंकि ये बात फ्रॉड है सब, ये फैब्रिकेशन है सब, ये बदनाम करने के लिए आई है, और ये कहीं से नहीं, सरकार की तरफ से आई है। मैं साफ कहता हूं, ये सिर्फ दो व्यक्ति हैं देश के, डॉक्टर मोदी और जेटली और अमित शाह, तीन व्यक्ति जिनकी तरफ से ऐसा किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं वो केस आगे ना खुले जो आने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, वो नहीं चाहते चुनाव में किसी भी तरह का इम्पैक्ट पड़े, बस एक ही है। उसके बाद वो सोचते थे सीट से हट जाएंगे, कोई और बैठ जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ अच्छा है साहब, अड़े हुए बिल्कुल नहीं, हटना नहीं बिल्कुल भी सीट से, बेशक आपके ऊपर आते रहे केस चलते, हटना नहीं। ये लोग फायदा उठाना चाहते थे, ये फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, और हैकिंग चल रही है। आपको भी कुछ करना चाहिए महोदय साहब, चीफ जस्टिस साहब, आप कब तक सोते रहेंगे? आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश में डेमोक्रेसी इलीगल चल रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है, पब्लिक के वोट खींचे जा रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है। चुनाव आयोग उनका एक मोहरा बन के रह गया है, एक नौकर बन के रह गया है, जिसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई ऑटोनॉमी नहीं है। वो हाल है चुनाव आयोग का। टीएन सेशन एक था और एक आज अरोड़ा है, जमीन आसमान का फर्क है, कोई वैल्यू है। पुराना चुनाव आयोग गलत कह रहा है उनको, तो हम क्या कहें? जो पहले थे चुनाव आयोग, वो खुद कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसी तैसी कर दी, प्रधानमंत्री चुनाव आयोग की कोई महत्वता नहीं रह रही है। अगर खुद ही ऐसा कह रहे हैं, एक रिटायर आदमी हमेशा बड़ा होता है आज की तारीख से, जो आज है पास्ट वाला उससे बड़ा होता है, क्योंकि वो काम कर चुका है। तो अब इसके लिए और क्या रह जाता है? इसके लिए क्या सबूत चाहिए आपको? एक आदमी कह रहा है कि चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री जी ने इतनी वो कर दी है, कोर्ट्स को खराब कर दिया, इसी को इलेक्शन कोर्ट की ऐसी की तैसी कर दी है, इससे ज्यादा वो क्या चाहिए? पता नहीं किस मिट्टी के बने हमारे प्रधानमंत्री, से शर्म भी नहीं आती उनको, बात को सुनते हैं कान से निकाल देते हैं, अपनी धुन में स्पीच दिए जा रहे हैं, बस अपनी धुन में। वो सोचते हैं जैसा 2014 ने मुझे वोट दे दिया था, फिर वोट मिल जाएगा। एक बार गलती होती है, एक बार किसी की बातों में आ जाता है, लेकिन जब दोबारा वो आदमी गलत निकलता है तो उसकी बातों में कोई नहीं आता, उसकी बातों में तो ईवीएम आती है। आप ईवीएम मैनेज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, प्री प्लॉट कर रहे हैं, प्री प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा लगता है नहीं है। एक मशीन खराब हो जाए, दो मशीन खराब हो जाए, मानते हैं गलती है, इक्विपमेंट है, सैकड़ों मशीन खराब हो जाए, ये क्या है? मतलब ये इसकी आपकी मशीनें सही नहीं है, फंक्शन सही नहीं कर सकती, क्या गारंटी है कि अंदर सही काम कर रही हैं? कैसे आप गारंटी देंगे? आप सबूत तो मांगते हैं, लेकिन आप भी तो सबूत दीजिए ना। ये फुल प्रूफ मशीनें हैं, मशीन आपकी है, खरीदी आपने है, लाए आप है, तो कौन देगा सबूत इसका? आप दूसरों से सबूत मांगते हैं, सबूत करके दिखाइए कि हम हैक कर सकते हैं। क्यों मांगते हैं सबूत? क्या आके आपको? जब आपकी मशीन काम ही सही नहीं कर रही है तो आप सबूत दीजिए ना, सही काम कर रही है। आप दूसरों से क्लेम कर रहे हैं सबूत, हम तो कहेंगे आप गलत काम कर रहे हैं, आप सबूत दीजिए आप सही कर रहे हैं। जब मशीनें आपकी काम नहीं कर रही हैं, आप रिप्लेस कर रहे हैं हर चुनाव में आपको, तो आप गलत हैं भाई। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। अरे एक कभी कभी हो जाती है मशीनों से गलती, हम मान लेते हैं, लेकिन बार बार रिप्लेसमेंट, बार बार रिप्लेसमेंट, बार बार रिप्लेसमेंट, फिर किसे कहेंगे आप गलत? अगर आप श्योर नहीं है इस काम में, पब्लिक को प्रॉब्लम है इस काम में, पूरा देश अनिश्चितता में रह रहा है, अनसमझ में रह रहा है कि ये मशीनें हैक हो रही हैं, तो आप क्यों चाहते हैं उससे चुनाव करना? क्यों आप चाहते हैं? मतलब ये आप मिले हुए हैं उनसे, हेराफेरी करने वालों से। आप अब चुनाव आयोग ना रह के सरकारी आयुक्त बन गए हैं, चुनाव के सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं करना चाहिए।
आप एक इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, आपके अपने अधिकार हैं, आप सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप सरकार के गुलाम हैं। आप सरकार को सुन रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप दिखाने के लिए थोड़ी बहुत सजा दे दी, 72 घंटे तुम स्पीच मत देना, दूसरी दोनों पार्टियों को बोल दिया, ये सब ड्रामा है। हटा दिए चुनाव से उनको, क्यों 72 घंटे सजा दे रहे हैं आप? डिस्कालीफाई कीजिए ऐसे आदमियों को, और प्रधानमंत्री को भी कीजिए डिस्कालीफाई, वो उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं वहां पे। उनको किया आपने, एक्शन लिया? एक सिक्योरिटी वाला चेक करता है उनको हेलीकॉप्टर, आप उसको सस्पेंड कर देते हैं, ये कौन सी जस्टिस है? क्यों उनको नहीं, वो प्रधानमंत्री नहीं है उस टाइम को, जब वो स्पीच देने जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो वो प्रधानमंत्री महोदय नहीं है उस ड्यूरेशन के लिए, जब वो उस पीरियड में है स्पीच के, चाहे वो ट्रैवल में है जहां भी है, जब वो स्पीच के लिए चले अपनी सीट से, उस टाइम वो पीएम नहीं है, बीजेपी के स्पीकर हैं। और जब तक वो वापस अपने ऑफिस नहीं पहुंचते, वो बीजेपी के स्पीकर रहेंगे। बीजेपी के स्पीकर का सरकारी हक बनता है चेक करने वाले का, कि एग्जामिन कर ले उनका प्लान क्या गलत है उसमें। हाँ, एज पीएम होंगे अलग बात है, वो एज पीएम नहीं है। कैसे? एक्टिंग पीएम है, एक्चुअली तो एक्टिंग पीएम है इस टाइम, चुनाव चल रहा है, वो पीएम है ही नहीं, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, वो प्रधानमंत्री नहीं है, पॉलिसी डिसीजन तो ले ही नहीं सकते, ये तो कानून है, नियम है, आप भी जानते हैं। आप खुद कहते हैं कि ये कोड लग गया है, कोड का मतलब यही होता है ना, तो कोड इस पर नहीं लगा। उस पुलिस वाले ने क्या गलती से चेक कर लिया, आपने सस्पेंड कर दिया उठा के, और आप जो गलती करें आपको कौन सस्पेंड करेगा? देखिए, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ देश का, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, अफसर नहीं, कुछ नहीं, मैं मामूली सा छोटे से छोटे लेवल का नागरिक हूँ, और मेरा हक बनता है इस बात को कहने के लिए, क्योंकि जो बड़ा आदमी होता है वो बहुत सोच समझ के बात करता है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बिना सोच समझ के बात करूंगा, मैं बिल्कुल प्लेन बात करूंगा, ऐसी बात करूंगा जो किसी को बुरी लगती है तो लगे, अच्छी लगती है तो लगे, क्योंकि मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, मैं लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। नेता तो बात अपने लिए करते हैं, चाहे वो चुनाव की स्पीच में करें, वोट मांगने के लिए करते हैं। मैंने किसी से वोट तो नहीं मांग रहा, मैं किसी से पैसे तो नहीं मांग रहा, लेकिन मैं पब्लिक की तरफ से बोल रहा हूँ, चाहे पब्लिक मेरी बात को समझे ना समझे, मेरा हक बनता है भारत के नागरिक होने की वजह से कि मैं किसी भी विषय पे बोलूं, और ये मेरा संवैधानिक हक है, मुझसे कोई रोक नहीं सकता। इसे मैं बोलूंगा और बोल रहा हूँ और बोलता रहा हूँ और आगे बोलता रहूंगा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ भारत हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, मुझे किसी से कोई बाइंडिंग ऐसी नहीं है कि मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकता। ऐसा कोई नियम नहीं जो रोक दे। मैं देश की जनता के लिए कुछ भी बोल सकता हूँ, आपको भी कहूंगा कि आप भी बोलिए, क्योंकि आप भी देश के नागरिक हो। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप अपने देश के नागरिक का फर्ज नहीं निभा रहे। आप जो 51 आर्टिकल कहता है, 51A, इसमें लिखा है ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, भारत के नागरिक का कर्तव्य, आप उस कर्तव्य से भाग रहे हो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। देश की सुरक्षा करना, देश के लिए सोचना, देश को आगे बढ़ाना, देश के इंस्टीट्यूशन की इज्जत करना, देश के झंडे की इज्जत करना, राष्ट्रीय गान की इज्जत करना, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचना, हर काम करना, और बहुत सारी बातें उसमें लिखी हैं जो हमारी ड्यूटी में आती हैं, सिटीजन के हक में आती हैं, सॉरी, सिटीजन के कर्तव्य में आती हैं। हमारे राइट्स की तो हम बात सब करते हैं, हमारे अधिकार दिए संविधान ने, फंडामेंटल राइट दिया, राइट पूजा करने का राइट दिया, पढ़ाई करने का राइट दिया, बहुत सारे राइट इसमें दिए हमें, वो बातें हम सब करते हैं, वो तो हमें चाहिए, लेकिन राष्ट्र की तरफ हमारा क्या करते हैं हम उसकी बात नहीं सोचते। क्यों भाई? मैं कर्तव्य की बात तो ना सोचो और अधिकार की बात सोचो, तो मैं तो बेवकूफ हूं ना। अधिकार दे दो बस, मैं काम नहीं करना चाहता आपके लिए। अधिकार ड्यूटी से मिलता है। अगर आप कहीं भी ऑफिस ज्वाइन करते हैं, चाहे प्राइवेट में करें, सरकारी में करें या अपना काम करें, आपको अधिकार जो मिलते हैं ड्यूटी की वजह से मिलते हैं। अगर आप वो ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपको अधिकार भी नहीं मिलेंगे। अगर आप एमपी नहीं होंगे तो आपको एमपी के अधिकार भी नहीं मिलेंगे। आप पीएम नहीं होंगे तो पीएम के अधिकार भी नहीं मिलेंगे। आप इंजीनियर नहीं काम करेंगे तो इंजीनियर का भी अधिकार आपको नहीं मिलेगा। किसी भी काम में आपको अधिकार मिलता है, अधिकार फ्री में नहीं मिलता है। पहले ड्यूटी आती है, फिर अधिकार आता है। पहले कर्म करो, अधिकार एक फल है, मिलेगा आपको। गीता में गया कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। पहले आप कर्म तो करो भाई। आपको जॉब चाहिए देश से, सरकारी जॉब चाहिए, आपको प्राइवेट जॉब चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको लोन चाहिए, पर सब ऐसे मिल जाए, बस ये ऐसे मिल जाए। मैं डिग्री लेके आ जाऊं, मुझे मिल जाए। डिग्री आपको जॉब नहीं दिला सकती, वो डिग्री है। जॉब तो आपको आपकी कैपेबिलिटी दिलाएगी। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं दुनिया में जिनका डिग्रियां नहीं है लेकिन अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं रखी है लेकिन वो मैच्योर्ड इंजीनियर हैं, उस कैटेगरी में आते हैं।
बिना पास किए हुए वो सीख सीख के इंजीनियर बने हैं, सीख सीख के प्रोफेशनल बने हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो वो क्या काम नहीं कर रहे हैं? हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सीख के काम कर रहे हैं। और हम लोग रट के काम कर रहे हैं, हम लोग नकल मार के काम कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं हम डिग्री लेके आ गए, हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं कर सकते आप। डिग्री आपसे काम नहीं करा सकती। डिग्री आपको रास्ता तो दिखा सकती है, लेकिन काम नहीं करा सकती। आप कोई कोई भी डिग्री लेके आइए, कोई डॉक्टर की डिग्री लेके आता है, डिग्री उसको भी ऐसे नहीं मिल जाती है। उसको पहले इंटर्नशिप करनी पड़ती है, इंटर्नशिप सीखना पड़ता है, 48-48 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है एक एक एक्टिविटी के लिए। और वही हमारी इंजीनियरिंग में होता है। इंजीनियरिंग की डिग्री आपको काम नहीं करा सकती, आपको सीखना पड़ेगा फील्ड में जाके। हर हर इंजीनियरिंग फील्ड में सीखना पड़ेगा, धूप में खड़ा होना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ काले करने पड़ेंगे, गालियां सुननी पड़ेंगी लोगों की, बुराइयां सुननी पड़ेंगी, और मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब कुछ सीख पाते हैं। आप गलतियां करेंगे तो सीखेंगे। और हर चीज में ट्रेनिंग दी जाती है। आप फौज में जाएंगे वहां भी ट्रेनिंग होती है, कहीं और जाएंगे वहां भी ट्रेनिंग होती है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो जॉब ट्रेनिंग नहीं होती है, और सारी जिंदगी चलती रहती है। अपग्रेडेशन में आप जाएंगे, प्रमोशन है, तब भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एक्सपीरियंस भी ट्रेनिंग होता है, खाली डिग्री ट्रेनिंग नहीं होती है। अगर कोई कहता है मेरे पास डिग्री है तो मैं सब कुछ, नहीं, आप कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट की हैसियत से आप पास करके आए हैं, तो आप स्टूडेंट हुए ना। आप बैचलर हैं, आप मास्टर्स हैं, आप पीएचडी हैं तो स्टूडेंट। पीएचडी का मतलब ये नहीं मास्टर हो गए आप सब चीजों के। पीएचडी करके आए, एक स्टूडेंट थे एक स्टेज के, वो आपने पास कर लिया, मतलब अभी भी आप स्टूडेंट हैं, जब तक कि आप फर्दर लर्निंग नहीं करते और प्रोफेशनल नहीं बनते। उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा, जॉब में सीखना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, और उसके आपको पैसे मिलेंगे जबकि आप काम करेंगे। आपको डिग्री देख के पैसे नहीं मिलते, कोई भी डिग्री आपके पास हो। ये सोचना चाहिए यूथ को। काम करोगे, काम सीखोगे तब होगा। आज कितने यूथ हैं जो ऑफिस के अलावा काम करना चाहते हैं, बताइए। इतना ट्रेड है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, कोई नहीं सीखना चाहता हूँ। हम पढ़ लिख गए हैं, हमें तो यही करना है, ऑफिस वर्क बनना है, एसी में बैठना है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो भी अपनी जगह है, लेकिन भाई हर चीज की लिमिट होती है। कितनी पोस्टें हैं, कितनी कंपनियां जो आपको हर चीज में दे देंगी काम। सरकार में कितने जॉब सार को मिल जाएंगे? नहीं मिल सकते, पब्लिक बहुत ज्यादा हो चुकी है। एक जमाना था पब्लिक नहीं थी, इसलिए काम मिल जाते थे। आज जमाना दूसरा है, पब्लिक बहुत बढ़ चुकी है, काम सबको नहीं दिया जा सकता। ये भी सच्चाई है जीवन की। इस सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। आज की तारीख में प्रॉब्लम यह है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे सारे हो गए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां, पोस्ट ग्रेजुएशन की, डॉक्टर्स की, दूसरी सबके पास है। छोटी डिग्री नहीं है लोगों के पास। देश में आज जरूरत किसकी है? अगर आप किसी छोटे आदमी को ढूंढने, काम करने वाले को, मान लीजिए मैं प्लम्बर ढूंढना चाहता हूँ, बिजली वाला ढूंढना चाहता हूँ, कोई फिटर ढूंढना चाहता हूँ, कोई वेल्डर ढूंढना चाहता हूँ, काम चाहिए, करना है, नहीं मिलेगा। मेसन अच्छा नहीं मिलेगा, कारपेंटर अच्छा नहीं मिलेगा, वेल्डर नहीं मिलेगा, अच्छा रिक्शा अच्छा ड्राइवर नहीं, कोई नहीं मिलेगा। आप ढूंढेंगे बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसकी हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे। छोटे लोग छोटे काम नहीं करना चाहते, हर आदमी बड़ा काम करना चाहता है। कोई भी फैमिली, खास तौर से मिडिल क्लास की, मैं तो बच्चे को एमबीए बनाऊंगा जी, इसकी पैकेज बहुत ज्यादा होती है, मैं तो उसको आईआईएम में भेजूंगा, मैं तो उसको आईआईटी में भेजूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा। सब इस अप्रोच में है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ी पोजीशन में चला जाएगा। वो ये भूल जाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। एक समय था लोग कंप्यूटर के पीछे भागे थे, कंप्यूटर आईटी, कंप्यूटर कंप्यूटर, इसने भाग चुकी, आज कंप्यूटर का हालत खराब है। एक समय था एसटीडी की दुकानें खोली थी बहुत सारी, देख लीजिए आज क्या वैल्यू है उसकी। हम फ्यूचर सोच के आगे नहीं बढ़ते, बस यही प्रॉब्लम है। मैंने तो यहाँ तक के देखे हैं लोग, ऐसे ऐसे केस, एक लड़की पास करके आई थी न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, मॉडर्न फिजिक्स की इंजीनियरिंग पूरी बीटेक करके आई, उसको अच्छा नहीं लगा, वो एमबीए में गई, आईआईएम में गई, एडमिशन मिल गया, अब वो आईएम, अब मैनेजमेंट नौकरी कर रही है। अरे भाई, आपका मैनेजमेंट का काम बड़ा है या साइंस बड़ी है? सोचो जरा, विज्ञान बड़ा है या ये मैनेजमेंट, एमबीए काम बड़ा, कौन सा काम अच्छा लगता है आप बताइए? आप कहेंगे एमबीए में ज्यादा पैसे मिलते हैं, मतलब ये कि आप काम वो चाहते हैं पैसे ज्यादा मिले, ये बात हो गई ना। एमबीए में पैसे भारत में ज्यादा मिलते होंगे, लेकिन साइंस में तो देश में ज्यादा मिलते हैं। आप चाहिए नासा में कौन है वहां, कौन थी चावला, कौन थी, बहुत से ऐसे। लेकिन नहीं, हम जहां ज्यादा दिमाग लगेगा वो काम नहीं करेंगे, हम वो काम करेंगे जहां पैसे ज्यादा मिलेंगे। अरे ये तो मल्टीनेशनल कंपनी ने हमारी सारी की सारी स्थिति खराब कर दी, पैसे का लालच दे देके। क्या ज्ञान, क्या विज्ञान में मैथमेटिक्स से आगे कोई एमबीए हो सकता है? बताइए आप। कोई डिग्री ऐसी हो सकती है जो मैथ्स का मुकाबला कर सके, साइंस का मुकाबला, फिजिक्स केमिस्ट्री का मुकाबला कर सके, बायोलॉजी का मुकाबला कर सके? कोई हो सकती है डिग्री ऐसी? नहीं हो सकती है। और क्या कोई पॉलिटिक्स की डिग्री है जो जो, जो सिखाए पॉलिटिशियंस को? कितने पॉलिटिशियंस पढ़े लिखे हैं, कितने क्वालिफाइड हैं? कोई नहीं पूछता कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्यों नहीं पूछते आप? मोदी की क्या क्वालिफिकेशन आज तक किसी को नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर साहब है वो, लेकिन अपनी डिग्री नहीं बताएंगे। कि आप कहेंगे क्या जरूरत है प्राइम मिनिस्टर को डिग्री की?
तो जरूरत तो आपको भी नहीं है जब जॉब ढूंढने आए, कोई भी काम के लिए डिग्री तो हमें नहीं चाहिए। सच तो यही है, डिग्री काम में नहीं आती। काम डिग्री खाली नौकरी के लिए ढूंढने के लिए काम आती है, उसके बाद में डिग्री कितनी काम आती है बताइए? नहीं काम आती। स्पेशलिस्ट जॉब में काम आती है सिर्फ। तो फिर उनकी भी जरूरत क्या है? तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? अगर आप ये बात का आंसर देते हैं, ठीक है संविधान में नहीं लिखा कि उसमें डिग्री चाहिए, हम मानते हैं। मिनिस्टर के लिए, एमपी के लिए, किसी के लिए नहीं लिखा डिग्री चाहिए, लेकिन उसमें ये भी तो नहीं लिखा डिग्री उनसे पूछ नहीं सकते। कहाँ लिखा है संविधान में कि मना है पूछना? आपका हक है भाई, उन्होंने फ्रीडम दी है आपको। संविधान एक फ्री डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। अगर आप चाहें आपकी मर्जी, आप ना चाहें आपकी मर्जी, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप एक मतदान अधिकारी की हैसियत से, मैं मतदाता नहीं कहूँगा क्योंकि मत कोई दान नहीं है, हम दान नहीं दे रहे, फ्री में नहीं दे रहे, हम अधिकार दे रहे हैं। मेरा अधिकार लेके पार्लियामेंट में जाइए, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब इसका ये होता है जो कि अभी तक मिसगाइड किया गया है, मतदान मतदान मतदाता मतदाता। आई एम नॉट मतदाता, आई एम, मैं वोट अधिकारी हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ। भारत का वोट अधिकारी, मेरा अधिकार है वोट देना। मैं अपने वोट को आपको ऐसे नहीं दूंगा, मुझे समझ आना चाहिए कि आप किस हैसियत में हैं। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने मुझे अधिकार दिया कि मैं आपसे पूछ सकूं आपकी औकात क्या है, और आपको मुझे बताना है तो बताएं, नहीं बताना तो चलते जाएं, मैं आपको वोट नहीं दूंगा, आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो। मुझे आपके पैसे देख के, आपके कपड़े देख के, आपकी शक्ल देख के, आपका स्टेटस देख के वोट नहीं देना है। मुझे उस व्यक्ति को वोट देना है जो मेरे काम आ सके, वोटर के, मेरे देश के काम आ सके, मेरे प्रधानमंत्री के काम बनने के हैसियत से काम आ सके, मेरी पार्लियामेंट के काम आ सके, हमें समाज के काम आ सके। हमें ऐसे ही कुछ देना चाहिए ना। या मोदी कहता है मैं उसको दे दूं, या राहुल कहता है मैं उसको दूं, क्यों दे दूं भाई? मैंने कोई आपसे लाइफ लॉन्ग एग्रीमेंट किया है कि आप खड़ा जिसको करेंगे वोट दूंगा? मुझे नहीं देना, मेरी मर्जी, मेरा वोट, मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है। मैं पूछूं आपसे कि आप अपनी पढ़ाई बताइए, अपना बैंक बैलेंस बताइए, अपने रिश्तेदार बताइए, आपका कमाने का तरीका बताइए, कहाँ से पैसे लाए हैं, आपका स्टेटस क्या है, आप एनवायरनमेंट में कितना बिलीव करते हैं, आप देश को कितना साफ रखेंगे, हवा को कितना साफ रखेंगे, आप देश की जनता के किस तरह से काम करेंगे, आपके अपने विचार बताइए, ताकि हम समझ सके आप धर्म के बारे में क्या जानते हैं, आप समाज में लड़ाई कराना पसंद करते हैं, या धर्म के बारे में बात करना पसंद करते हैं, या देश की तरक्की के बारे में बात करना पसंद करते हैं। मेरा ये अधिकार है जानने का। तो अगर ये मेरा अधिकार नहीं तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहता है कि आप क्यों पूछ रहे हैं, कहाँ लिखा है डिग्री, मैं तो पूछूंगा, मेरी मर्जी है। ये कहाँ लिखा के नहीं पूछ सकते आप? कहीं नहीं लिखा ना। फिर मेरी मर्जी, मैं किसी को वोट दूं? मैं प्रधानमंत्री की भावनाओं की बातों में आके क्यों दे दूं, या मैं अपोजिशन लीडर की भावनाओं में क्यों दे दूं? अपनी औकात बताइए, अपना सर पैर बताइए कि आप क्या करेंगे इस देश के लिए, या आपने क्या किया है पहले। आपका हक बनता भी है कि नहीं? तो ठीक है, हम पब्लिक में से चुनेंगे भाई, हम नॉन पार्टी के चुनेंगे, और भी लोग हैं, उनमें क्या खराबी है? कोई आज़ाद खड़ा होता है, इंडिपेंडेंट खड़ा होता है, पब्लिक की किसी और नई पार्टी से खड़ा होता है, उसकी आप बताइए ना क्या प्रॉब्लम है, हम उसको क्यों नहीं दे सकते हो? हम क्यों बाइंडिंग है कि हम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी की इन्हीं को वोट देंगे? क्या जरूरत है ऐसी? हम क्यों इनके गुलाम हैं? हम क्यों नहीं इससे आप बात सोच सकते? हम नहीं सोचेंगे क्योंकि हमारे दिमाग बंद हैं। इस धर्म ने हमारे दिमाग बंद कर दिए। सो कॉल्ड हिंदू धर्म उन्होंने बंद कर दिया, सो कॉल्ड मुस्लिम धर्म उन्होंने बंद कर दिया। कहते आगे मत सोचो, बस इतना ही सोचो। नहीं, सोचना तो पड़ेगा। धर्म मेरा मास्टर नहीं है, मैं धर्म का गुलाम नहीं हूँ, कोई भी धर्म हो। मेरा एक ही धर्म, मेरा भगवान जो भी हुआ है मैं नहीं जानता, मैं वही हूँ बस। वो कैसे मैं पर्सनल पूजा करूँ ना करूँ वो मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है, उसके ऊपर कोई रूल नहीं चलता, जब तक कि कोई दूसरे को मैं नुकसान ना करूँ। और मैं किसी को नुकसान नहीं कर रहा। मैं देश के अंदर रहता हूँ, देश में मेरा हक है, और मैं इस देश के बारे में कभी भी कोई भी कैसे भी बात करूंगा, चुनाव चल रहे हो या चुनाव ना चल रहे हो। आज चुनाव चल रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, और वोटर की 2 फेज निकल चुके हैं, आने वाले फेज भी हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आज जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, मेरा आज का प्लान नहीं था ये वीडियो देने का, लेकिन जब चीफ जस्टिस इस देश का इस तरह की बात करने लगे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, जबकि उसने कहा है कि जुडिशरी खतरे में है, न्याय व्यवस्था खतरे में है, इसका मतलब साफ है लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि लोकतंत्र बेस्ड कंट्री है ये, जस्टिस लोकतंत्र से ही मिलती है, लोकतांत्रिक तरीकों से ही मिलती है, चुनाव लोकतांत्रिक होता है, जजों की अपॉइंटमेंट भी उसी हिसाब से होती है, सब कुछ होता है। तो जब अगर जिस पहले तो 4 जज आए थे, वो तो चीफ जस्टिस नहीं थे, उन्होंने तो चीफ जस्टिस के खिलाफ बात की थी, और आज तो चीफ जस्टिस ही बात कर रहे हैं। फिर क्या रह गया भाई, क्या रह गया बताइए आप?
अफसोस है, दुख है, गुस्सा है, जिस देश का मुख्य न्यायाधीश ऐसी बात करने लगे कि न्याय व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाले केस सरकारी खिलाफ हैं। अगर एक चीफ जस्टिस ये बात करता है तो फिर क्या रह गया? जो सोच सकते हैं सोच सकते हैं, जो इस बात को एक स्टेटमेंट ही लेंगे, एक समाचार ही लेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने तो न्यूज़पेपर वालों को कह दिया, चैनल वालों को कह दिया, मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा इस बारे में, मैं इसका कोई जवाब भी नहीं दूंगा, बस ये सब फ्रॉड है, फ्रेमिंग है। आपने जो न्यूज देनी है दे दीजिए, आपको जो लगता है दे दीजिए, मुझसे उम्मीद ना कीजिए कि मैं ऐसा कोई जवाब दूं। बताइए, इतनी बड़ी बात आप उसको छोटी बात समझते हैं क्या? मुख्य न्यायाधीश कह रहा है मैं जवाब नहीं देना चाहता, इसका मैं इतना गिरना नहीं चाहता अपने स्तर से, ऐसी बात नहीं करना चाहता जो मैं और गिर जाऊं, क्योंकि मेरे को पहले ही गिराया गया है। हाँ भाई, अपनी सफाई नहीं देना चाहते वो, इतना उनके अंदर दुख है इस बात का, इतनी उनकी आत्मा को कचूमर कर दिया गया है। इसका तो ये मतलब हुआ ना, उनकी आत्मा को इस तरह से अग्नि डाल दी गई है कि वो उसको सह नहीं पा रहे। क्या जवाब देंगे बेचारे? वो अपना अकाउंट बता रहे हैं, मेरे को 6 लाख 80 हजार, बताइए, मैं मेरे पास इतना ही पैसा है जिंदगी का कमाया हुआ, और ये मेरे को 20 साल की सर्विस का इनाम दिया जा रहा है। उनकी अटैक सीधी सीधी प्रधानमंत्री पर है, जेटली मिनिस्टर पर है, अहमद पर है, अमित शाह पर है, और कुछ नहीं है। समझने वाले समझ सकते हैं, और जो अनाड़ी है अनाड़ी बने रहे। मैंने लिखा फेसबुक पे, आपको चिंता अपनी इस कंप्लेंट की है साहब, चीफ जस्टिस साहब, ये कंप्लेंट तो सुलझ जाएगी, कोई इतनी बड़ी कंप्लेंट नहीं है, आप इससे निकल भी जाओगे बाहर। लेकिन जो चल रहा है उसको आप सो रहे हैं, आप भी सो रहे हैं उसमें, आपके सामने डेमोक्रेसी का खून हो रहा है, आप देखे जा रहे हैं। कुछ कीजिए, आपका हक बनता है करने का। उसको रोके, जो तूफान उठ रहा है समाज के अंदर, देश के अंदर लूट मार जो हो रही है वोट की, उसको रोकिए। वोट कहाँ दबाता है कोई, जाता है कहाँ, मशीनें खराब हो जाती हैं फिर रिप्लेस की जाती हैं, क्यों? आप क्यों नहीं उठाते उसको, इलेक्शन कमीशन की खाट खड़ी करते उसकी? क्यों नहीं रोकते ऐसे चुनाव को जो घपलेबाजी में चल रहा है? कौन रोकेगा? आप नहीं रोकेंगे तो प्रधानमंत्री तो करा रहे हैं, वो क्यों रोकेंगे? वो तो इसके लिए जिम्मेदार है, चुनाव आयुक्त भी जिम्मेदार है। तो पुलिस कौन है इस टाइम? पुलिस तो आप हैं, असली पुलिस तो आप हैं। आप भी अपना काम नहीं कर रहे, 2 फेज निकल गए। रोक दो इस चुनाव को, अगर आप में हिम्मत है तो। आप चीफ जस्टिस है तो अपनी ड्यूटी निभाओ, ऑर्डर दो, फोर्स करो कि ये यूज ना की जाए, बैलेट से चुनाव किया जाए, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप भी उसी भय में बह रहे हैं, आप भी बह रहे हैं उसी भाव में। तो ऐसा होना ही था ना, तो हो रहा है। आप पर भी आंच आएगी अगर आप उसकी डिफेंस नहीं लेंगे तो। ये होता है, क्या करें अब बताइए? देश का क्या होगा मैं नहीं जानता, आप बता नहीं रहे, सोच नहीं रहे। देश की हालत सॉरी, देश की हालत बहुत खराब है, लगता नहीं दिखता नहीं, लेकिन है। इकोनॉमी खराब, बिजनेस खराब, कॉमर्स खराब, इंडस्ट्रियलाइजेशन खराब, फैक्ट्री नहीं, जॉब नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। एयर फ्लाइट्स की न्यूज रोज आ रही हैं, आज ये फ्लाइट बंद, इतने एम्प्लॉयमेंट बाहर, अब एयर इंडिया की बात चले गई बाहर। अरे नौकरियां जा रही हैं लोगों की, और आप कह रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। आप आगे बढ़ने का दावा कर रहे हैं, नौकरी जा रही है। एयर फ्लाइट के लोग, फ्लाइट में जो काम करते हैं, छोटे तो नहीं होते, उनमें बहुत पैसा होता है, बहुत कमाते हैं, सैलरी अच्छी होती है उनकी, वो भी सड़क पे रो रहे हैं, बचाओ बचाओ, मर गए, जॉब गया, कौन संभाले हमको? आप कह रहे हैं इकोनॉमी अच्छी है, बहुत अच्छी है, डाटा का क्या है, कुछ भी दिखा दो, कैलकुलेशन तो हो जाती है। ना तो मैं चुनाव के खिलाफ बात कर रहा हूँ, ना मैं सरकार के खिलाफ बात कर रहा हूँ, ना मैं देश के खिलाफ बात कर रहा हूँ, ना न्याय व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहा हूँ। सच्चाई बोलने में खिलाफ जिसको लगता है लगे। चुनाव चल रहा है, उस टाइम ऐसी बातें हो रही हैं, साफ मतलब है चुनाव को इफेक्ट किया जा रहा है, बिल्कुल इफेक्ट किया जा रहा है। और कोई रास्ता नहीं बचा है सरकार के पास, जो पार्टी सत्ता में उसके पास कुछ किया धर्म का है नहीं। बाहर के इनाम दिखाए जा रहे हैं, देखो जी हमको रशिया ने इनाम ये दे दिया, हमको उस कंट्री ने यूएई ने इनाम, सऊदी ने इनाम दे दिया, हमको यूएई ने इनाम दे दिया, हमको वहां से इनाम दे दिया। अरे दे दिया तो क्या हो गया इनाम, आप अपने आप को खुद ही ले लीजिए ना इनाम, कौन रोक रहा है आपको? इनाम से रोटी मिल जाएगी मेरे को, क्या होगा उससे? मुझे ये नहीं चाहिए इनाम, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, परिणाम दिखाइए। क्या ये परिणाम है इनाम?
देखो जी, मेरे को लोग इतना अच्छा कहते हैं इसलिए मुझे इनाम दिया। अरे एक एक राजा देश का दूसरे राजा को इनाम देने का कोई मतलब नहीं होता है। आपको इनाम देगी तो पब्लिक देगी, जिसने आपको चुना था, आपके एमपीओ को चुना था, आपको एमपीओ ने चुना था या आपने जैसे भी चुना था, हैक करके आए थे या कैसे भी आए थे, पब्लिक के लिए आए थे, आपने 5 साल काम किया है, उसका डिटेल बताइए, वो इनाम है हमारा, तो वो इनाम है। आप कहिए खुलो के, बल्कि वो आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कहने की, दिखना चाहिए। पब्लिक खुद कह रहे वाह देखिए मोदी साहब ने क्या अचीवमेंट किया है सामने। जब टीवी वाले या कुछ लोग पूछते हैं ना, सड़क पे खड़े होकर इंटरव्यू लेते हैं लोगों के, पूछते हैं जरा 2-3 बातें बता दीजिए जो मोदी साहब ने की हो, कोई जवाब नहीं होता उनके पास। कर रहे हैं जी, टाइम लगता है, समय लगेगा, हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, ऐसी बातें करते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि मैनिफेस्टो में क्या था और क्या हो रहा है। आपके जो खड़े हैं सड़कों पे बच्चे, छोटे छोटे पेमेंट दिए हुए आपका कन्वेंसिंग करने के लिए, आपकी कैंपेन करने के लिए, एकदम आ जाते हैं, या टीवी वाले से यूट्यूब वाले पहुंचते हैं, एकदम आ जाते हैं वो, उधर से कांग्रेस वाले भी आ जाते हैं। पब्लिक तो हट जाती है, वो बात करते रहते हैं और किसी का उत्तर नहीं मिलता। कुछ तो बताइए, 4-5 बातें बता दीजिए मोदी साहब ने की हो, कोई जवाब नहीं मिलता है। नोटबंदी की बात शुरू होती है, एक उधर से आते हैं, एक उधर आते हैं, एक अच्छा काला धन आ गया, वापस जवाब ही होता है, कौन सा काला धन वापस आ गया भाई, बताएं जरा, कहाँ है वो धन, काला धन वापस आ गया तो नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। हालत है ये देश की, क्या करूं बताइए। This country is passing through a very critical and supercritical phase. This country is moving in a turbulent stage. There is no static left. There is no equilibrium left. There should be an equilibrium among all institutions of this country, which has been destroyed, is being disintegrated. Deterioration being earned by this management of government. This government has been in turmoil. All institutions of this country are being destroyed. Judiciary has been impacted, stirred, crippled. If Chief Justice of this country states something like that, which he has stated, that judiciary is in danger, then nothing is left. Judiciary is in danger means democracy is in danger, legislature is in danger, even office of president is in danger, whole public is in danger. This is what had been said. Some woman has complained against Chief Justice of India, and that complaint has been sent to all judges of Supreme Court. Strange. What was requirement as such? You are sending complaint to all judges of the Supreme Court just for your sake. What happened to you? If you are alleging upon that you are sexually harassed, okay, there is a procedure, right? That's it. You want to politicize this issue because there is an interest served to some politicians of this country, including Honorable Prime Minister of this country and Finance Minister of this country and chief of one party, BJP. That interest is being served. You are being used as a complaint. Okay, you go to court, blame that, but who will believe you? This is women empowerment, or this is killing empowerment, or this is woman. This is not woman empowerment. This is destroying women and destroying nation. If this happened to you, is it, who can believe this? This could happen to you. And why in this situation only, when it didn't happen yesterday? It happened long back. Why you are complaining now? Why did not do it before? You are not a young woman of 15, you are 35 years old, you are having a family, and you are making this complaint. It is clear and explicit that there is some design behind this, some plot behind this, there's a manipulation behind this. I'm not fighting with you, I have nothing to do with you, but I'm just analyzing a statement. I'm just analyzing a status of this. We are having that status today in our institutions, where all institutions have been reduced to followers only. Election Commission is a big institution. This is an only institution in this country which conducts election, which supervises election, which superintendents election, and which is responsible for each and every account of this election. But this Election Commission is also a doll now. It's a doll, it's a statute. It stops its mind. This Election Commission is being managed by Honorable Prime Minister of this country, because this Election Commission is not working against government of this country, which is duty this Election Commission has avoided. If there was some search on helicopter of Prime Minister of this country in one area, that person who searched this, he was removed, he was suspended. Indira Gandhi awarded Kiran Bedi when she was involved in search of her car. But this happened that this person was removed on a plea that
Why are you searching SPG area? What SPG area? Did Mr. Modi, did Dr. Modi go there as Prime Minister? Shall Prime Minister go to a speech in BJP rally? If it is like that, it's abuse of power. When Mr. Modi goes to deliver a speech in political rally, he is not working there as Prime Minister of this country. He is working there as leader of BJP. Searcher has got every right to check in that area of helicopter or whatever, because he checked a helicopter used by a political leader. There is nothing wrong in that. What wrong is there? Election Commission is talking something illegal, something irrelevant, because election commissioner is in hands of honorable Prime Minister, and he just shows, he just whitewash certain politician by awarding 3 days, 4 days non-stop. 3 days, don't, he says, don't preach, sorry, don't campaign. What does it mean? What not campaign? He has given some orders like that. I'm not sure about that. To some political people of BJP, some political people of SP or something like that. He has done that. It's all whitewash. Election Commission has failed in its duty to conduct free and fair election in 2019. Reason being, every day we are getting news that EVM were not working, EVM stopped, there were some problems, and people had to wait for many hours to cast their vote. So what management election commission has done, what arrangements he has done, what type of people he has engaged, that hundreds and hundreds and hundreds of EVM machines were replaced. This means this system is not functioning properly. EVMs are not functioning properly. Even if there is 2 or 3 EVM not working, we can object. Here, mass of EVM, hundreds of EVM. This means there is some game. There is some game being played. You have certain machines for an emergency which are already pre-plotted. Pre-plotted means pre-arranged and pre-designed and pre-programmed, which make replacement on out of order machines, and that allow this BJP or others to get votes which were not due to them. If I go and cast my vote to one party and that vote doesn't go to that party, purpose of my vote is over. Means I wasted my time. I was in queue. I voted and came back. I wasted my time. Vote doesn't have any meaning. Similarly, youth of this country is fighting, struggling, but they are not doing their job. They are not understanding their national duty. They are just shouting. They have only one interest, to get job, and that's all. So many things are happening like that in this country. We are not concerned about that. We are only concerned in somebody to be prime minister, and that's it. All are crying, Modi again, Modi again, Modi, 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 or Rahul and Rahul, Rahul. Complete environment has been rationalized, have been modified, have been polluted. I am really fed up. First election in my life I have seen like this, which is not election, which cannot be named election. It is really foolishness, such election, where you don't know what you are doing. We don't know whom we are electing. I have asked many people, many youth, they don't know what this election about. Educated people don't know what it is. Somebody says, I don't know what it is, I don't want to know. Somebody says we are electing Modi or PM or something. People are not clear what are they doing. They are just interested in vote, and that's it. And some are not even interested in vote. They don't know what vote means. Really, it's very sad situation for a democratic country. For us, for Bharat, it is really very bad state of affairs now. People are there who don't know, who don't want to vote, and there are people who want to hack votes. Hacking vote is very bad. Means we are killing democracy. We don't know. We are dependent on machines. We are dependent on equipments. If I cast my vote, I'm not sure my vote will go to a person whom I wanted to be voted. I don't know that. I'm not sure. So what does it mean? What is the democracy about? What is the meaning of my vote? But these people shall win after election is over. By honesty, by dishonesty, by hook or by crook, they say they will win. This is what is democracy.
If they have to win them, what's the meaning of this election? Then we should simply bring a bill in Lok Sabha and Rajya Sabha that okay, we enhance this office of Prime Minister for 5 more years. Finish. Why do you conduct this election? Just make a bill for 50 years. Dr. Modi shall be Prime Minister of India, and that's all. What is the need of this? Forget. Why are you wasting our money and time and everything? And the whole world knows that Bharat is an election. Elections are going on there in a country of 100 million, 100 crore, 130 crore people, and there are 90 crore voters in this country. And what a beautiful country, and what a biggest election in India. What's the purpose of that? Just like China, we should do for 50 years. Okay, this man will be Prime Minister of India. That's enough for us. Remove all these MPs, dissolve Lok Sabha, no need of Lok Sabha. What's the meaning of these MPs? Why we are wasting money on that? Our money free of cost. You can give to anybody. Purpose of MP doesn't exist. Purpose of Prime Minister doesn't exist. Purpose of dictator exists. That's all. Purpose of a person who wants to control this country exists. There is no function. There is no description left. Job description for Prime Minister, for MP. Nothing is left. Institutions are nullified. So why we are wasting our money on these activities? What is the purpose? I don't understand. If you understand, you can tell me what purpose is, what is the function of vote. Our economy is not working, our judiciary is not professional. There are, you see, crores of cases pending for decision, and judges say we don't have judges, courts say we don't have judges. If a case is not decided in 30-40 years, what is the status, we can understand. Judges say we are working a lot. A judge who works for 30 years, how many cases he has delivered, how many judgments he has passed is a question mark. Same thing applies for others, for advocates. They say we work for 30 years. But work is measured in terms of results. What results you deliver? That is question mark. If you cannot even pass a judgment in one day, what you have done? Nothing. You may be there in service for 30 years, but what was service meant for? For only procedures? Question arises, if there is a witness in a case which is 30 years old, shall that witness remember what happened in 30 years before? Who can remember that? Tell me, I cannot remember what happened 30 years old and I can appear as witness. My face has changed, my eyes have changed, my memory has changed, my style has, even my residence has changed in 30 years. My family has changed. How can I remember that 30 years before this happened, and how can I be testified accurately by examiners in court? How? And there can be reliability on that witness. It's right. It should be 6 months, it should be 1 year maximum to decide a case, but there is no such law. There is a limitation act, there is every act, but nothing is mandatory that the case should be decided in 6 months or 1 year. And forget about civil cases. If they go, a person has died, person leave this world, and the cases, even judgments are not delivered. Such a judiciary we have. If this judiciary we have, because executives like that, legislature is like that, they are not releasing funds, they are not appointing judges, they are not augmenting the structure of judiciary, and judiciary is not efficient. They are living as if they are living in British period. We are not expediting our functions. Government is not doing anything because government also involved in these cases. They don't know this. Government is not appointing judges. Government is not doing anything. They are just okay. Let it go as it is. Means let us say status quo. Status quo is very important. Nobody takes responsibility. Politicians are not taking any responsibility. Government is not taking any responsibility, and we are blaming all others. We blame each other. That is our motto. That is our principle left now for this country. We don't want to do anything ourselves. There has been no proactive degree in ourselves. We are not proactive. We should be directed by someone. Someone should take responsibility. And reason is that everything belongs to public, and when everything belongs to public, nobody takes responsibility. All are responsible. And when all are responsible, nothing happens. In your family, if all are responsible, nobody will do any work. If you give responsibility to one, that person will do work. This is happening in there. We are democratic. When there is a democracy, there is nothing. It happens. It's clear. It's evident now. We don't deserve democracy, in fact. Because democracy doesn't mean anything. Keeping in abreast in this country, Bharat, we are not qualified for democracy because we don't have any power to ask any question. We are shamed. We hesitate to raise questions because we are not responsible. Okay, we'll wait. No problem. We will vote. To who was supposed 5 candidates come to you, you say yes, I vote you. Okay, I'll support you. You will vote everybody.
You will not ask any question and you will not ask any person any question. This is your weakness. And reason is because you don't want to speak, you don't take anybody. You think if I question, there is a question, if BJP candidate comes or Congress comes, they will later on annoy me, they will come to me and create problems for me. This is what your contribution is. That's the problem. You have a right to ask. It is your country, but you are not asking. Nobody is asking. Educated, not educated, only raising problems. Oh, I did not get this facility. I did not go to villages. We did not get anything. Why should we vote? What you will get? You will get nothing from these people. Only thing you remove them. That's all. And bring others one. And those who you bring, they will also not do anything. They will also pass time of 5 years and go. Then you cry again. Every 5 years you have to cry. You have to raise your voice. I'm not getting this, I'm not getting this, and I'm not getting this. Again, you cry after 5 years. This is your routine life. They will say, I have given you gas chula, I have given you gas cylinder, I have given you toilet. These low profile talks they make. What you have given, toilet, it is your duty to give toilet. It's an obligation. You tell us what you achieved for nation, for public. Public should say, yes, see this prime minister did this much for this country. You are not getting that level. You are just interested by hook or by crook to come to a seat of PM. And this applies to all, not only to PM Dr. Modi, to Rahul also it applies, to Mayawati, to whosoever are intending to be PM, it applies to each and everyone. Nobody is giving any program, nobody is giving any detail what they shall do, what is their program. You have been there for 5 years without office, you must have worked out. That is homework of a politician. If Rahul has been there, Congress has been there, other parties, they should have charted out a program that this is our projection of 5 years or 10 years or 15 years. Nobody is shown this. Just during election, they release some manifesto and that's it. And that is also without support of details. What public understand? Public should have a document which is crystal clear, which is self-speaking, which is self-explanatory. That document we are not getting. We are just getting promises. We shall give you this. We shall give you this. They are not telling how to achieve that target. That is important. This is, I see, we are qualified people. We understand how presentation should be done. How can we say we will achieve this? How can we guarantee that? That is not happening. Nothing happening. Just people are interested, politics is interested in getting votes. That's all. Congress, BJP, SP, BSP, AIMK, DMK, and all whatever they are. They are only exclusively have one point program to come to power, and that is all. Nothing else. Those who are in power, they want to abuse power to come back to power. Those who are not in power, they want to replace them and come to power. This is equation, no other thing. No one is interested in our country. No one is interested in people problem. No one is interested in anything. Nobody. This is our democracy now. Democracy, in fact, does not exist. Plutocracy exists. Robocracy exists. Abusivecracy exists. Pollutioncracy exists. Democracy does not exist. And when democracy doesn't exist, republic does not exist, judiciary does not exist, legislature, same thing happens in legislature. Now no Lok Sabha, but when it was there, what they used to work? Fighting, abusing, long speeches without material, long speeches by someone without substance. Dr. Modi never answered correctly in Lok Sabha, never ever. Dr. MMS wears what he call? He wears raincoat in toilet and bathroom. Is this the way a prime minister talks like this in respect, in honor of a past prime minister? He forgets that past prime minister is superior to you because he was past, he is gone. He has gone through this position on which you are sitting now, and you are talking this lowest profile statement in respect of past prime minister who's your senior, irrespective of being belonging to some other party. He was a prime minister of this country, and you are giving this honor. Similarly, you are giving this honor to those prime ministers who have left this world. In Nehru's honor, you are talking that. In Indira Gandhi's honor, you are talking something illogical. That because she wanted to demonize religion, I did that. Is it not an insult to Indira Gandhi?
You are a prime minister of this country. You should maintain honor of past prime ministers. This is your constitutional responsibility. Because if you blame past prime ministers, you blame nation. Just like you are representing country, our country, they were also representing this country. You got no right to blame them in capacity as prime minister. Yes, once you demat this office, you can speak whatever you want. You even said that this prime minister Manmohan Singh, he was busy in meeting with Pakistan somewhere. Who are you to blame like this? My question to you is, Dr. Modi, our current prime minister, what right you have got to state like that? Who gave you this right? Is it given in constitution in some article? You have a right to blame past prime minister that in such a manner that he was sitting in that meeting and he did the security of this nation. Don't you think as prime minister, he was prime minister, and what is the status of a past prime minister and this is level of the cabinet minister, and he's also under oath, and he remains under oath liable for 10 years? Don't you know that? This much constitution you don't understand. There's a rule. Manmohan Singh also cabinet minister, equivalent, and he was prime minister. He shall remain that binding for 10 years. Don't you understand that? Only you are a person who has responsibility. You're blaming that person. He is also SPG guarded. Wherever he goes, that bodyguard also goes. Did you ask that bodyguard where did he go? Did you conduct any inquiry, or just in the election you delivered this statement? Did you conduct any inquiry after that? And if you conducted some inquiry because it was a question of national security, what is report? Shall you announce that? Just speaking something? Just like you speaking as Chief Minister of Gujarat that 2G happened or mishappened? Is this the status of a Prime Minister? Shame on us, believe me. Prime Minister talking irrelevant. You talk irrelevant. For what? To just abuse public sentiments? To just sentimentally emotionalize this? This is right or wrong? They say, yeah, right or wrong. This is a Prime Minister. You ask them, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? What is this? You will ask for everything. These people who paid, you paid money and asked them to sit there for yes, yes or no, no. What Prime Minister? Prime Minister, something, some meaning. Conscious of nation is Prime Minister. Mind of nation is Prime Minister. Future of nation is Prime Minister. Prime Minister is not small. Prime Minister is powerful. Head of Council of Ministers in executive. You are head of Council of Ministers. If head means mind, if mind of Council of Ministers is like that, what about normal people of this country? I don't know how you got educated, what you learned in school, what you learned in your plain college or university. If you learned all this, I'm sorry then. Prime Minister should speak lower, at least better. Select word, measure words, check words, weight of words, and where one should fit this word. That is called speech. Your speech not necessarily should be 1 hour long, no need. 20 minutes are enough, but it should be weightful. Journalists should think of about your speech. That is called a speech. If a reporter tries to investigate your speech, then what's the meaning of your speech? Your speech should teach people what you thought, what you spoke. That is called a speech. Your every word should have different meanings, corrected meaning, related meaning, measured value. What status it have, what weight your words have. That is called a speech. Not necessary speech for 1.5 hours for what? Why you speak so much? Country expects Prime Minister to teach them. Students expect Prime Minister to teach them. But you are speaking, we have 600 crore voters. You did not think of. You say, oh, it's slippery of my tongue. No, we don't say it is slippery. We don't accept slippery in position of Prime Minister. Write first. Check that. Then speak. Just by blindly speaking whatever you want to speak. See, you think if you speak for 1 hour, 1.5 hours, people think you're great? No. Long speech doesn't mean anything if it is incorrect, if it is false, if he is abusing someone, if you are backbiting someone, if you are telling this man is bad. You should not tell someone is bad. That is best Prime Minister.
A prime minister should not criticize others. Incapacity prime minister. That is best prime minister. Be positive. Tell good for others. If your past prime minister was bad, don't expose that because people know that. If that prime minister was bad, that minister was bad, that is why that person is not in seat. You are in seat. The automatic understanding. You are explaining again and again, again and again, again and again, same thing. परिवारवाद, ये वाद, वो वाद, 70 साल, 70 years, Congress, repetition of same, reiteration of same everywhere in every speech got no relevance at all. Just attracts, imports boredom of your speeches, nothing else. I am a very common citizen, smallest level citizen. I am analyzing like that. If I can analyze it like that, educated, more intelligent than me, more advanced people than me, most educated, most powerful than me, they can multiply my thinking. They can analyze in multiple power. I am not doing anything. Just think what intellectual category think about you. That is important. Whatever you do, it's your duty as a prime minister. If you go to foreign tours, it's your duty. You are not doing anything special. When Indira Gandhi was in Bangladesh case, went to many countries. She went to USO, she went to Russia, she went to Germany. She visited all those countries which were involved in that. Because everybody knows when there is a war, they take matter issue to UNO. And it was required. She went everywhere. She explained to all this is happening, and I'm going to do this. Don't blame them. She did that. So the thing is, for she was duty bound. Same thing. You do the. What is the difference? You have just spread a message. I visit countries. I visit this. I brought name of India. India was there. Bharat was there. Indira Gandhi spoke to Nixon that you are very small. You are young. We are ancient. Can you speak that to Nixon that time? And she was just new prime minister. She spoke this. Your country is young. We Bharat are in innocent country. Oh, sorry, ancient country. Do you have courage to speak like that? No, you don't have courage. You speak only which you don't understand. Respective prime minister, I'm not criticizing you. I am just telling you fact for public interest, because public don't think like this. Public just believe in sympathy votes, in emotions, in sentiments, but that works once in 5 years. That doesn't work forever. You have wasted 5 years. You had a very good opportunity to make up in these 5 years which you missed. Unfortunately, you missed that, I should say. You did not use this time efficiently, proficiently, in interest of public, in interest of country, in interest of your party, in interest of others. You could do a lot in these 5 years had you time not to think about Congress, not to think about those past, and kept yourself busy in thinking, analyzing problems, you would have achieved many results. Because you just wanted to make marketing of yourself, keep your name abreast, you did not do anything, unfortunately. And I'm not saying that you will lose seat or not lose it, that is public to decide. But what I'm saying is democracy you made in danger. Why did you not conduct ballots? Tell me. Is there any problem with that? Why are you scared of that? If election is conducted by ballot, what you are losing? If people have to vote you, they will vote you. If people don't have to vote you, they will not vote you. But only difference is you can manage EVMs. EVMs can be controlled from remote. We know all that. It's nothing secret to Prime Minister and Election Commissioner. Nothing is secret. All know. When 5G is hackable, this is nothing. When every gadget is hackable, this is nothing. Computer is hackable, everything is hackable. What is EVM? This is super hackable and it's hacked and you know it. But because you want to win only, you did not trust ballot use. That's all. No other difference. Unfortunately, Supreme Court did not use its power as well. Election Commission is your toy. That's why we are under EVM now. Public know it, but public is silent. Public is very innocent, very gentle. What should I say then? I will just simply say
Still there are phases. Better cancel this election in national interest, because maybe after all phases are over, you have to cancel this election, because you will be given evidences that EVMs were hacked, not only in this election but also in 2014. You did it and people did not know about that. It happened and it will be proved, maybe. Then what accountability you will have? What election commissioner would do and what Chief Justice of India would do? That is a question mark. So I will not speak undue. I speak only point to point. And because maybe regarding this subject, we will not speak in future, for elections are ongoing and there shall be meaning left no meaning about discussing this subject after elections are over. But I am sure this election is going to be futile election, hawks election, worthless election. If public is smart, there would be an election after this election. Or you better cancel this and be honest, be reasonable, reliable, do it again using ballot papers so that people trust you and maybe you come back. EVMs use shall not allow you to come back. You are hacking this, everybody knows. But there are people who are hacking, you are hacking. You know that also. There are people in this world who are hacking, you are hacking. Whatever is being hacked by you, they are hacking further. So this is really it's different type of war ongoing, which public is not aware of. And this is leading to very, very, very destructive type of states. You know that you are going to lose because of that person who's intruding your election, who's intruding your stealing of election, your robbery of election. So what result is now? What tell me if you lose this election because of your own issues, what shall you do? Believe me, had you used ballot, you would have got better chances of coming back. But now, if somebody is replacing your votes, which you hacked from someone else, you will be, maybe you get not more than 10, 15% of seats this time. Possibly. I'm not forecasting. I'm just saying maybe. Maybe you got 350 seats by your hacking. Could be. You'll be happy in that state. You say, oh, the public like me, my development, they prefer me. And that's all those political statements that happen everywhere, and opposition will say, oh, we could not manage this and that. It's all worthless statements from all parties concerned. But had you used ballot, people would have more trust in you, and possibly you have won this election. But now there is a you can say difference of understanding whether shall you win or you shall not win, whether Congress shall win or Congress shall not win, or whether nobody will. This happens. So that is very dilute stage of this election this time, and nobody is sure what's going to happen. And even if elections are successful and this will move or not move, nobody is sure, because time is telling nobody will win, and if win it's miracle. That's what I'm saying. So I once again I would said that this small talk of one and some hour, I am just giving in a very, very depressed state, because judiciary has been affected, Chief Justice of Bharat has been affected because of executive. This is very bad, not acceptable. Chief Justice of Bharat is a worldwide statement, is worldwide status, is respectable, honorable position, exclusive position you can say. It's like a temple god position, only position in India which can be trusted like replacement of God, whom people trust as temple, and that has been impacted upon, that has been set fire with, that been ablazed, and you can say that been polluted by someone supported by government, probably, possibly, intendably, and that understandably you can say, nothing more than that. And with this, I close this discussion with you, leaving it to you what you think about this. I am no one to decide. I am just an advisor to explain to you, and I did best to explain in my positional way. And thank you for your time. Thank you once again, Jack.